नोज की जो इम्पोर्टेंस है वो एक सेंटर पॉइंट की है, आंख के साथ भी ये कनेक्टेड है और ईयर के साथ भी कनेक्टेड। बच्चे के कान में दर्द है बता तो वो सकता नहीं है। बच्चे के कान में दर्द ही नहीं होती। अगर बच्चे के कान में दर्द होगी तो वो रोएगा। फीड करने के लिए उसका सर ऊंचा होना चाहिए। कान के दरमियानी हिस्से तक भी चला जाता है ड्यू टू अ कनेक्शन। एक आदत होती है कान में कुछ ना कुछ घुसा रहे होते हैं हर वक्त उसको साफ करने के लिए। कान के पर्दे की प्रोटेक्शन के लिए मैल अल्लाह ने वहाँ पे रखी है। अगर हम उसे निकाल देंगे तो कान का पर्दा फिर प्रोटेक्टेड नहीं रहता। कान में पानी जब जाता है नहाते हुए अक्सर औकात लोगों के ही होता है, 15-20 मिनट में वो पानी खुद ही बाहर निकल आता है। जब आप बात करते हैं, च्यू करते हैं या खाना खाते हैं, थोड़ा सा कान को मूव करते हैं तो वो बाहर आ जाता है। कान में बार बार सीटी का बजना, ऐसी की आवाज आना, कैसी आवाज जो कि उस बंदे या पेशेंट को तो आ रही है, उसके साथ बैठे या किसी और को आवाज नहीं आ रही। ये समटाइम ये कान की बीमारी नहीं होती, कि कोई डिजीज होती है। तो अगर कान का पर्दा खुदा न खास्ता किसी वजह से फट जाता है तो क्या आपकी समात हमेशा के लिए चली जाएगी? कान का पर्दा एक सिर्फ रिसीवर है। जो ह्यूमन ब्रेन है वो सुनता है, कान नहीं सुनता। अगर पर्दा फट भी जाए तो भी आवाजें आती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम कान की जो नस होती है वो कमजोर हो जाती है। हेडफोन्स, ईयरबड्स, इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया है क्योंकि उससे फंगस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है। इसमें मैं गाइड करता हूँ कि आपका अगर काम है तो एक्सटर्नल टाइप आप यूज करें। अच्छा, नाक से खून आता है ख़ुसूसन गर्मियों के मौसम में। एक नॉर्मल बंदे के लिए 15 दफा नाक में पानी की जरूरत है, तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको तो 30 दफा डालना चाहिए। नाक के अंदर खून की शरियानों का गुच्छा बन जाता है, जो है आप समझ लें खून आता है फुहारों की फॉर्म में। टॉन्सिल्स एक बड़ा कॉमन मसला है। जब ये खुद इन्फेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, इनके अंदर पस पड़नी शुरू हो जाती है, इसे पुलिसमैन ऑफ द थ्रोट कहते हैं। स्नोरिंग जो है, क्या ये बीमारी है? नाक, कान, गला की आदि बीमारियों की वजह भी है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फायजा इमदाद और हम आपको बताते हैं पुरसुकून सेहत के राज। व्यूअर्स, ENT यानी ईयर नोज थ्रोट, ये इंसानी जिस्म का गेटवे है। इंसान की सुपर सेंसेस भी इसी हिस्से में होती हैं। लेकिन सेहतमंद से सेहतमंद इंसान जिसको कभी कोई बीमारी नहीं हुई होती, उसको भी नाक, कान, गले के मसाइल का सामना कभी ना कभी करना पड़ ही जाता है। मौसम तब्दील होते ही नाक बहना, गला ख़राब होना, ये तो एक आम सी बात है। ये वजह है कि ENT के मसाइल आपको ENT स्पेशलिस्ट से जोड़े रखते हैं। तो ये वजह बनी है कि आज हमारे पॉडकास्ट का मौजू भी यही है और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ENT सर्जन डॉक्टर मोहम्मद अली। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला अपनी मसरूफ रूटीन से। बहुत सारे पेशेंट्स होंगे आप जिनको छोड़ के आए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, टाइम को मैनेज कर लेते हैं। आपका शुक्रिया, आपने इतना प्यारा इंट्रो दिया। कान ना गला की स्पेशलिटी का आज तक किसी ने इतना खूबसूरत इंट्रो नहीं दिया कि ये गेटवे साथ ही साथ हम आपकी मूंछों की स्पेशलिटी पे भी बात करेंगे। ये बड़ा आपने स्टाइलिश सा रखा हुआ है अपना गेटअप, तो लोग पहचान लेते हैं डॉक्टर ही आप। हाँ, और ज्यादातर लोग गुजर तो नहीं कहते थे आपको? कहते हैं कि समटाइम्स दे कमेंट इट, वो कहते हैं, बात करते हैं इस बारे में कि ये डॉक्टर वाला जो लुक नहीं है। तो ठीक है, इसमें इट्स नॉट अबाउट देम, ये तो मेरी अपनी जो है चॉइस है कि मैं कैसा चाहता हूँ अपने आप को देखना। नहीं, बड़ा फिर इंसान जो है ना वो डिस्टिंक्ट लगता है और अच्छा लगता है, अलग सा। हाँ, नहीं देखें, एक पर्सनल ब्रांडिंग एक पूरा फील्ड है और मुझे इसे कुछ हद तक पढ़ने का मौका मिला। मैं जब मास्टर्स इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था, अच्छा। हमारे एक बड़े अच्छे उस्ताद थे, आई थिंक उनका नाम अमजद साहब था, पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो ही इंट्रोड्यूस्ड दिस वर्ड विद मी इन 2017 और 18 आई थिंक। तो देन मैंने फिर इसको पढ़ा और पता लगा कि ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अगर आप पर्टिकुलरली एक्सेल करना चाहते हैं तो इसमें आपकी आउटलुक का बहुत बड़ा रोल है, जो आपकी अपनी ज़ात के हवाले से होती है। जनरली भी पीपल परसीव यू, जब वो आपको देखते हैं तो एक इमेज बनाते हैं। बिल्कुल ऐसा है, यही वजह बनी है फिर हमने भी आपको पॉडकास्ट में बुलाया। शुक्रिया। हम ENT के हवाले से आज डिटेल में बात करेंगे। जितने भी मसाइल आते हैं हमें कानों के, नाक के और गले के, तो हम सबसे पहले कान से शुरू कर लेते हैं क्योंकि सुनने का अमल सबसे पहले होता है। तो अच्छा, जैसे जैसे ये पॉडकास्ट आगे बढ़ेगा तो हम बाकी चीज़ों पर भी डिस्कस करेंगे। आम आदमी के लिए हम जान लेते हैं कि कानों का, नाक का और गले का कनेक्शन ये किस तरह से है, किस तरह से अल्लाह ताला ने इसको इकट्ठा रखा हुआ है इस सिस्टम को। अगर तो हम इसको मैं थोड़ा सा सादा अल्फाज में बयान करने की कोशिश करूंगा। एम्ब्रियोनिकली मीन्स के जब इंसान डेवलप हो रहा होता है तो ये एज अ क्लेफ्ट, मतलब के अपर रेस्पिरेटरी क्लेफ्ट के तौर पे डेवलप होती है। मतलब के जो सांस और खुराक का ऊपर वाला हिस्सा है ये जुड़ा हुआ है और ये नाक और कान और इवन के आंखों के साथ भी जुड़ा हुआ। इसीलिए 1897 में या शायद 67 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो ये स्पेशलिटी इमर्ज हुई थी अमेरिका में एज EENT। बहुत कम लोग इसको जानते हैं। अच्छा, आई भी शामिल थी इसमें। उसकी वजह ये है कि आप जब आंख का रास्ता भी नाक के रास्ते के साथ जुड़ा हुआ है,
तो नोज की जो इम्पोर्टेंस है वो एक सेंटर पॉइंट की है, आंख के साथ भी ये कनेक्टेड है और ईयर के साथ भी कनेक्टेड है, सही हो और पीछे हलक, सांस और खुराक की नाली के साथ भी कनेक्टेड है। सही हो तो ये गया, बड़ा प्यारा जो अल्लाह ऑर्गन ताला है, ने सिस्टम बनाया। वैसे ही फिर एक जगह पे मसला होता है तो दूसरी जगह पे फील होता है। ऑटोमेटिकली इफेक्ट हो जाती है। हाँ, अच्छा शुरुआत से बात करते हैं। एक बच्चा पैदा होता है, उसके कान में दर्द है, ये चीज़ माँओं को बड़ी परेशान करती है। बच्चे के कान में दर्द है, बता तो वो सकता नहीं है, एक्सप्रेस वो कर सकता नहीं है, रोता है। तो ये कान में दर्द की क्या लॉजिक है, ये क्यों होता है? बच्चे के कान में दर्द ही नहीं होती है, माँ समझती है कि उसके कान में दर्द है, अच्छा, माँ समझती है, और वो जब हम उससे पूछते हैं टू एक्सप्लेन इट, तो वो कहती है कान को हाथ मारता है। अच्छा, हमें हाँ, यही पता लग जाता है कि बच्चे के कान में कान में दर्द दर्द हो रहा नहीं है। है, नहीं है, मुझे भी यही लग रहा था। नहीं है। इसका मतलब ये है कि बच्चे के कान में कोई इरिटेशन है। अगर बच्चे के कान में दर्द होगी तो वो रोएगा। बच्चा जब पेन में होगा तो वो रोएगा। अगर तो बच्चा रोने के साथ आता है तो वो एक बड़ा डिफिकल्ट बाज़-औक़ात केस हो जाता है, और ये ज़्यादातर पीड्स के डॉक्टर इसको डील कर रहे होते हैं। ओके, फिर वो देखते हैं, उसमें ईएनटी भी अपना एग्जामिनेशन करती है। अगर उसकी कॉज नहीं मिल रही है तो ये एक बड़ा मुश्किल सा सिनेरियो बिल्कुल होता है। मैं ऐसे। इसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि ये पीड्स की स्पेशलिटी हाँ, में बच्चों के लिए हो जाएगा। फॉल करता है। माँ का क्वेश्चन ये होता है कि डॉक्टर साहब ये कानों को कान में, हाथ लगाते हो तो इसको कान में दर्द हाँ, है। कान में दर्द है। तो हम जब उससे पूछते हैं तो वो कहता है कि जी कानों को हाथ लगाता है। फिर उसकी हम एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें कोई ऐसी चीज़ अगर मिले, क्योंकि कानों को हाथ जब, तो वैसे सबको लगाना चाहिए। हाँ जी, कानों को हाथ सबको लगाना चाहिए। तो जब हम बच्चे को एग्जामिन करते हैं, कान उसका टच करते हैं, अगर हमारे टच करने पे उसे दर्द नहीं है ना, तो इट मीन्स कि दर्द नहीं है। ठीक है। और अगर उसको टच करने पे दर्द है तो फिर ये कान से रिलेटेड दर्द है। ओके। तो बड़े कम पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके वाकई कान में दर्द होती है। माएँ जो है बाज़ औक़ात बिल्कुल ट्रू पिक्चर भी दे रही होती हैं, और समटाइम वो इरिटेशन को पेन भी ले रही होती हैं। पेन भी समझ रही होती है। लेकिन वैसे ऐसा है पॉसिबल छोटे बच्चे के कान में अगर दर्द होता है? हमारे पास बेन था, बच्चे आते हैं 6 माह से छोटे, 2 माह से छोटे, और पर्टिकुलरली जो यंग पेरेंट्स हैं जिनके पहले बच्चे हैं, वो इस कंप्लेंट के साथ आते हैं, डॉक्टर साहब हमारी बच्ची या बच्चा कान को हाथ बार-बार लगाता है। तो उसके पीछे 2 या 3 चीज़ें हैं जो कि बड़ी ज़रूरी हैं, जो हमने उसे बतानी होती हैं। उसकी मैं आपके साथ बयान कर देता हूँ। जी। फीडिंग स्टाइल, एक तो बच्चे को फीड करने के लिए उसका सर ऊँचा होना चाहिए। समटाइम्स मदर फीड पे होता है, और होना ही मदर फीड पे चाहिए आइडियली। तो जब माँ रात के टाइम उसे फीड करती है तो वो फ्लैट सरफेस पे उसे कर देती है, सोए हुए से दूध पिला देती है, जिसकी वजह से जो हलक में दूध है वो मिडल ईयर यानी कि कान के दरमियानी हिस्से तक भी चला जाता है, ड्यू टू अ कनेक्शन बिटवीन नेज़ोफेरिंक्स, हलक और हलक और कान कान के के दरमियान। दरमियान। ट्यूब्स ओपन होती हैं बच्चों में, ओके। उस वजह से वो इरिटेट होता है। हुँ। दूसरी एक बहुत बड़ी रीज़न ये होती है कि बच्चा जब नहलाया जाता है तो उसके कान में पानी चला पानी जाता चला है। जाता है। उसके रोकने के लिए हम कहते हैं कि जब नहलाएं तो तेल में रुई डुबोकर, किसी भी अच्छे ऑयल में, मोटी अच्छा। रुई, ये नहीं कि छोटी सी रुई, हाँ, उसके कान में रखे, नहाने के बाद निकाल दें। ठीक है। और जो प्रॉब्लम है लिटा के फीड करने का, उसके लिए माओ को ये कहा जाता है कि वो बिठा के फीड करें। ये बिठा 2 के फीड करें। मेन चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम बताते हैं पेशेंट्स को, और पेशेंट एक्सपेक्ट कर रहा होता है डॉक्टर के पास गए तो वो ये दवाई देगा। हुँ। मेरे 80% पेशेंट्स को मैं बगैर मेडिसिन के भेजता हूँ, और वो समटाइम कोई ना कोई आपके तरीके में गलती होती है। हाँ, यही है। सही। उन्हें हमें गाइड ही करना होता है, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन की तरफ ही लाना। हुँ। तो उन्हें हम बता देते हैं तो मसाइल उनके ख़त्म हो जाते हैं। समटाइम वैक्स होती है, लेकिन इतने छोटे बच्चे में वैक्स हम इतनी रिमूव, जल्दी तो नहीं वो। या कि वैक्स या डेब्रिस होता है तो उसे रिमूव करना वैसे आसान नहीं होता। वैक्स ये क्यों बनता है हमारे कान के अंदर? इसकी भी कोई हिकमत अमली अल्लाह ताला बिल्कुल ने है, रखी हुई है। कान की प्रोटेक्शन के लिए बनता है। कान के पर्दे को बाहर की जो, कुछ लोगों को बहुत क्या कह लें वो एक आदत होती है कि कान में कुछ ना कुछ घुसा रहे होते हैं हर वक़्त उसको साफ़ करने के लिए, और उन्हें जब तक तह तक साफ़ ना कर ले चैन नहीं आता। हाँ, और ये बेहतर चीज़ नहीं है। हाँ, उसकी वजह ये है कि कान के पर्दे की प्रोटेक्शन के लिए मैल अल्लाह ने वहाँ पे रखी है। हुँ। अगर हम उसे निकाल देंगे तो कान का पर्दा फिर प्रोटेक्टेड नहीं रहता। प्रोटेक्टेड नहीं रहता। कोई कीड़ा भी अंदर जा सकता है, कोई मक्खी, कई एक हशरात ऐसे भी। हशरात और माइक्रोब्स हैं जो कि आंखों से नज़र नहीं आते हैं। एक तो माइक्रोब्स है ना, बैक्टीरिया वगैरह, तो वो कुछ नज़र नहीं आते। कई ऐसे माइक्रोब्स भी हैं जिन्हें हम पतंगे, मच्छर कहते हैं, कि वो इतने छोटे होते हैं कि बहुत गौर से देखने पे पता लगता है कि ये हाँ। वो चीज़ कान में जब जाएगी, और कान के लिए का सुराख तो उनके लिए बहुत बड़ा है, तो वो जाके अंदर एम्बेड हो जाती है, इस वैक्स के अंदर जाल की तरह फंस जाती है। हुँ। अगर ये ना हो तो वो फिर कान के पर्दे में इरिटेशन पैदा करती तो एक हद तक तो कान की सफाई करनी चाहिए। तो क्या उसके लिए माचिस, पिन, रुई इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर है। लेना चाहिए, या कोई ख़ास तरीका है? किसी हद तक कान की सफाई नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी नहीं चाहिए। करनी चाहिए। कान की सफाई करने की वजह से ही कान के डॉक्टर्स का रोज़गार चल रहा है। यही तो मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है नेक्स्ट, कि मैं आपसे ये पूछूं कि फिर तो डॉक्टर्स जो कानों की सफाई करते हैं तय तक साफ कर देते हैं। किसी को भी कोई पेन है, या किसी के रुई फंस गई है, या कान में पानी चला गया है, वो जाता है ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास और वो पकड़ के पूरा कान साफ कर देते जैसे हैं। अपेंडिक्स, इवन हमारे इधर
जब फौज में भर्ती होना होता है या किसी इस तरह के लिए भी, तो तब भी कानों के अंदर तक सफाई करवाई जाती है। अच्छा, अपेंडिसेक्टमी कर दी जाती है जब मरीज की अपेंडिक्स जो है इन्फ्लेम हो जाती है, मतलब एक ऑर्गन जो कि छोटी और बड़ी आंत के जंक्शन पे मौजूद है, जी जी क्योंकि उससे अब फट जाने का और जहर का खदशा होता जी। है। कान की सफाई, जब कान के अंदर पानी चला गया और पेशेंट की कंप्लेंट ये कि अब वो सुन नहीं पा रहा है, तो हम उसे निकाल देंगे, मैल दोबारा बन जाएगी। कान के अंदर ग्लैंड्स मौजूद हैं उसको दोबारा बनाने के लिए। ठीक है। सम टाइम लोग कान में पिन मार लेते हैं, इंजरी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, हमें पर्दे का स्टेटस नहीं पता चल रहा होता, उसमें भी हमें मैल निकाल के पर्दे को देखना पड़ता है। अच्छा। कान की किसी भी बीमारी को तशखीस करने के लिए हमें कान का पर्दा देखना ज़रूरी होता है, तो इट कैन बी पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, ओके। लेकिन इट डजंट मीन के रूटीन में मैल निकाल देनी चाहिए। अगर किसी को दर्द है, खारिश है, फिर तो प्रॉब्लम है, यस। फिर तो हम मैल निकाल देते हैं उसकी। लेकिन एक रूटीन में एक बंदा मैल निकाल रहा है, या रुई फंस गई, आपने भी कोई बात की, हाँ, तो उसे भी निकालना है, कान में कुछ चीज चले जाती है तो उसे निकालना है, तो फॉरेन बॉडी है। अभी दूसरी चीज़ आपने बात की जो कि फोर्सेस करवाती हैं कि कान की सफाई, फोर्सेस का बड़ा एक्सटेंसिव सा मेडिकल जो है टेस्ट होता है, और जो कि उनकी ज़रूरत भी है और ठीक भी है। उन्हें, और पर्टिकुलरली एयरफोर्स की ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि उनके जो पर्टिकुलरली जो फ्लाइंग उनके ऑफिसर्स हैं या पायलट्स हैं, उनकी ईयर की असेसमेंट नेक्स्ट जरूरी लेवल होती की है। होती है, और आई की भी। उसकी रीज़न ये है कि उनकी मैनेवरेबिलिटी ऐसी होती है कि उनका बैलेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, और कान की कोई भी डिजीज़ बैलेंस को इफेक्ट कर सकती है, तो उन्हें कान का पर्दा एज पार्ट ऑफ देयर एग्जामिनेशन देखने के लिए वैक्स को क्लीन करवाना पड़ता है। ठीक है। उनके अपने जो है, ठीक है, क्योंकि वो दोबारा तो बन ही जाएगी और फिर वो चीज। हाँ, अच्छा, कान में पानी जब जाता है नहाते हुए, अक्सर औकात लोगों का ये होता है, बड़ी ये आम सी बात है, तो लोग सर झटक देते हैं और पानी निकल जाता है, क्या ये ठीक है? लेकिन बाज़ औक़ात लोगों को उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, पेन स्टार्ट हो जाती है, अगर पानी बहुत अंदर तक चला गया है। इसके लिए कोई महफूज तरीका भी बता दें और इसका हल भी बता अच्छा, दें। अगर तो कान की सुराख और पर्दे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर तो इस तरह का मामला नहीं होता। ठीक है। ठीक है। अगर कान के सुराख और पर्दे में कोई प्रॉब्लम है, तो पानी जाके अंदर इन्फेक्शन या दर्द करता है। समटाइम ये होता है कि कान में पानी गया, आप नहाए हैं, तो पेशेंट या जो बंदा है उसको ये प्रॉब्लम आती है कि इसको साफ़ करना है फ़ौरन। अब उसको साफ़ करने के लिए कोई चीज़ का इस्तेमाल करता है, उससे इंजरी होती है ठीक है। या दर्द होती है। तो अगर आप थोड़ा सा टाइम उसको दें, 15-20 मिनट में वो पानी खुद ही बाहर निकल आता है। जो ठीक पानी है। वो अपना रास्ता बना के बाहर को आ जाता है। जब आप बात करते हैं, च्यू करते हैं या खाना खाते हैं, ठीक है ना, या थोड़ा सा कान को मूव करते हैं, तो वो बाहर आ जाता है। आप उसको झटके मत, या कि उसमें कोई चीज़ मत मारें, झटक सकते हैं। कान को थोड़ा सा मूवमेंट दे दें या वेट करें, आधे पौने घंटे, मैक्सिमम 2-3 घंटे में वो पानी आपको खुद फील होता है कि यानी निकल लोग गया। आपके पास ना आए, आप ये चाह रहे हैं? नहीं, नहीं, हमें बिल्कुल भी इस चीज़ में कि कोई लोग गर्ज फ़ौरन से पैनिक कर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और फ़ौरन से आ जाते हैं मकसद ही नहीं ईएनटी के है पास। पेशेंट को अपने पास बुलाने का, अगर के ट्रू प्रॉब्लम नहीं है। यस। हम 80% तो, और यही हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का इशू है, हुँ। ठीक है ना, कि हम जो है गैर ज़रूरी मरीज़ देख रहे हैं, पब्लिक सेक्टर में पर्टिकुलरली। और हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ये बात अब पता नहीं मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इटसेल्फ मरीज़ पैदा कर रही है। तो ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। हाँ, नहीं, ये दुरुस्त बात है। लेकिन हेल्थ केयर इंडस्ट्री का मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं है, मतलब जिन लोगों के स्टेक्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। हुँ। हेल्थ बिल्कुल, डिपार्टमेंट ये तो तो एक साफ़ और गवर्नमेंट ओन्ड सीधी-सी बात डिपार्टमेंट है है ना। कि पैसा बनाने के लिए लोग फिर नाजायज़ काम भी करते हैं, नाजायज़ मामलात भी करते हैं। अगर एक चीज़ प्रोड्यूस हो जाती है, उसका बायर नहीं है मार्केट में, वो बिकेगी नहीं। मैं बिल्कुल से ऐसे ही, सादा-सी बात बिल्कुल कर ऐसे ही। लेता हूँ, कंघी है, ठीक है ना? उसके लिए जो है उसका बायर भी चाहिए। द बिल्कुल। सेम इज़ द केस जो कि हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है, तो उन्हें उसके बायर भी चाहिए, हुँ। ठीक है ना? उसके लिए फिर एक मतलब पूरी की पूरी इंडस्ट्री बीमार पैदा भी किए जाते हैं समटाइम्स, और समटाइम्स हुँ। बताया जाता है कि जो बीमार नहीं है वो भी बीमार है। हुँ। तो ऐसा नहीं है। तो पेशेंट जो है अभी ना आए बिल्कुल, इसमें कोई ऐसी कोई मकसद ही नहीं है हमारा इस चीज़ का, क्योंकि हमारा रिज़्क जनरली मुसलमान का अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है, हुँ। और वो उसको उसका एक ज़रिया माश का मकसद ये नहीं है कि वो सिर्फ़ उसे पैसा ही कमा रहा है। बिल्कुल। तो वो एक उसकी सैटिस्फैक्शन भी है अगर वो एक अच्छा काम कर रहा है। इन शॉर्ट हमारे लाइफ़स्टाइल में जानबूझकर ऐसी तब्दीलियाँ की जा रही हैं कि हमें जो है वो मेडिसिन्स पर ही लगाया जा रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये तो बहुत आपने रिफाइंड बात कर दी है ना। ये तो एक टाइप ऑफ कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज़ भी इसे कह सकते हैं। लेकिन मैं सादा ये कह रहा हूँ कि जनरली एक माइंडसेट ऐसा डेवलप हो रहा है या किया जा रहा है कि हर इंसान किसी न किसी टाइप की
समझता है कि वो बीमारी का शिकार है, हालांकि देखें, नहीं बजाय है। इसके कि डॉक्टर हमें ये बताएं कि आपके लाइफस्टाइल में ये खराबी है, आपकी बीमारी की रूट कॉज ये है, हम तो इसको ठीक बताते करें, हैं। ये करने के बजाय हमें ये वाली दवाई, ये वाली टैबलेट, इतनी हाई मैं पोटेंसी अपनी सुबह भी प्रैक्टिस में शाम तो भी। कोशिश करता हूँ कि पेशेंट को ट्रू पिक्चर ही दूँ, उसे बताऊं कि ये उसका मसला जेन्युइन है और ये वरीसम नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, कान में बार बार सीटी का बजना, ऐसी की आवाज़ आना, ये सारी चीज़ें बड़ी कॉमन है, लोग अक्सर इसकी शिकायत करते हैं, तो ये क्या कोई प्रॉपर बीमारी है या ये सुनने की इसमें कमी हो जाती है? क्या इसका इलाज है? ये प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, ये बीमारी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, और सुनने के इसके मसाइल भी हो सकते हैं। अच्छा। बेसिकली ये एक बड़ा टफ टॉपिक है, और अच्छा। इसमें मैंने चाहते ना चाहते हुए काफ़ी रिसर्च कर चुका हूँ। सही। अच्छा, ये जो इसे हम टिनाइटस कैसे हैं, कि एक ऐसी आवाज़ जो कि उस बंदे या पेशेंट को तो आ रही है, लेकिन उसके साथ बैठे या किसी और को आवाज़ नहीं आ रही। ये किसी तरह की भी आवाज़ हो सकती है, शोर हो सकता है, घंटियों की आवाज़ हो सकती है, पानी की आवाज़ हो सकती है, टिक टिक साएं साएं हो सकती है, या इवन के समटाइम लोग आके कहते हैं कि जी हमसे कोई बात करना चाह रहा है। टेक्निकली वो टिनाइटस नहीं अच्छा, होता। ऐसे भी होता है कुछ देर तक तो हमें आवाज़ें नहीं आ रही होती, एकदम कान खुल जाता है, फिर सारी आवाज़ें आने बिल्कुल, लगती हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब जो टिनाइटस है ना, इसको मैं अपने पेशेंट्स को भी बताता हूँ कि हम 4 जो है कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, अच्छा। डिपेंडिंग अपॉन कि कौन-सी स्पेशलिटी से डील करेगी। ठीक है। पेशेंट ऑब्वियसली हमारे पास ही आएगा, क्योंकि ठीक है। उसको लगता है कान में शोर आ रहा है। हुँ। लेकिन सम टाइम ये कान की बीमारी होती है, सम टाइम ये कान की बीमारी नहीं होती है, ब्रेन की कोई अच्छा। डिज़ीज़ होती है, न्यूरोलॉजिस्ट इसको देखता है। और सम टाइम ये साइकियाट्रिक इलनेस होती है। सही। अब उसमें एक बहुत बड़ा जो है बिल्कुल हैलुसिनेशंस भी हो सकती हैं वो। ऑडिटरी हैलुसिनेशन हम कहते हैं, जिसमें मैंने आपको बात की कि कोई जैसे मेरे से बात करना चाह रहा है, हाँ। और सम टाइम बात के अलावा भी शोर भी हो सकता है, ठीक है। जो बहुत कि सारी आवाज़ों का एक हुजूम होता है, आपको समझ नहीं आ रही होती कि एग्ज़ैक्टली। क्या आवाज़ है। चौथी टाइप की ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि कान के अंदर खून के बहाव में तब्दीली की वजह से या पूरे जिस्म में खून के बहाव में तब्दीली की वजह से आ जाती हैं। अच्छा। उसमें ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ भी होती हैं, दिल के मसाइल भी होते हैं, खून की शरेयानों के मसाइल भी होते हैं। ठीक है। लेकिन मोर और लेस इस सारे पिक्चर को जो ड्रॉ करना होता है कि पेशेंट किस स्पेशलिटी में जाएगा, उसका वे आउट क्या होगा ट्रीटमेंट का, ये कान नाक गला का डॉक्टर ही करता है। ठीक है। और ईएनटी में सिर्फ ईयर ही नहीं, नाक की बीमारियां भी ये प्रॉब्लम कर रही होती हैं, अच्छा। क्योंकि नाक अगेन कान के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा। जी, जो नाक सबसे की वज़ह से ऐसा क्यों होता है? नाक में अगर दैट्स ब्लॉकेज आ इंटरेस्टिंग। जाती है, या हुँ। कि गदूद आ जाते हैं, या कि रेशा आ जाता है, या कि सर्दियों में जो एक्चुअली लोगों को सी, जो भी आपने आवाज़ की बात की, हाँ। वो नाक और कान के दरमियानी हिस्से की ब्लॉकेज की वजह से आवाज़ आती है। अच्छा। हाँ, और जब वो खुलता है तो बड़ी टी की आवाज़ आती है, हाँ। एंड देन इट ओपन्स। ठीक है? ओके। तो नाक बहुत क्लोज़ली रिलेटेड है विद द ईयर। हुँ। खैर, जो शोर है इसके लिए मैं जो पेशेंट को बताता हूँ, और जो कि इवन के लिटरेचर में भी है, कि हुँ। कान की किसी भी बीमारी की वजह से आ सकता है। ठीक है। सादा से सादा इश्यूज जैसे कान में मैल है, हुँ। कान में फंगस है, कान के पर्दे का फट जाना है, कान के दरमियानी हिस्से की बीमारियां हैं, कान के पर्दे के पीछे शोर है, रेशा है, फिर हुँ। अंदरूनी कान की बीमारियां हैं, चक्रों के साथ मिलके आता है शोर। बाज़ का कुछ खास किस्म के ट्यूमर्स हैं जो ब्रेन और कान के जंक्शन पे होते हैं, अच्छा। उनकी मसाइल की वजह से आता है। फिर कुछ ऐसे ट्यूमर्स हैं जो खून की शरेयानों के ट्यूमर्स हैं, जो कि कान के दरमियानी हिस्से के फ्लोर से नीचे मौजूद होते हैं, उनके मसाइल की वजह से आता है। बात जो कान और नाक के दरमियान जो मैं अभी बता चुका हूँ, इवन के नाक के गदूद भी ये प्रॉब्लम कर सकते हैं, ब्लॉकेज कर सकते हैं और फिर शोर दे सकते हैं। और समटाइम ये कान की बीमारी की वजह से नहीं होता है, और हुँ। ये किसी न किसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वज़ह से दिमाग होता की है। ट्यूमर बीमारी की वजह से होता है, और समटाइम साइकेट्रिक इलनेस की वजह से होता है। तो हमें ये देखना होता है कि ये किस रीजन में फॉल कर रहा है, और मैं इसको 3 डे रूल कहता हूँ अपने पेशेंट को, कि अच्छा। आप इसको डायग्नोसिस तक ले जाने के लिए हम 3 डे रूल पे जाएंगे। ठीक है। फर्स्ट डे का मतलब ये है कि आप पहले दिन हमारे पास आए हैं। ठीक है। इसमें हम डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से, हुँ। इसे हम डे 1 कहते हैं। इसमें हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम कान नाक गला की है, ब्रेन की है, साइकेट्री में फॉल करेगी, या ब्लड या सर्कुलेशन में। ब्लड और सर्कुलेशन और वेसल्स की तरफ जाएगी। हुँ। हम उससे बेइंतहा क्वेश्चंस पूछते हैं। इसमें तकरीबन 40 मिनट का हमारा सेशन होता है पेशेंट के साथ, सही मोस्ट होगा। ऑफ द टाइम। उसके एंड पे हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं कान का, ठीक है। एक कैमरा के जरिए कान देखते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, पेशेंट को भी उसकी कॉपी अगर वो चाहे तो दे देते हैं। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट डे होता है। अच्छा, इसकी बेस के ऊपर अच्छा कई एक पेशेंट होते हैं जो कि इसमें हमें पता लग जाता है। वो ड्रामाबाज़ होते हैं। नहीं, नहीं। अच्छा, मैं बीइंग ईएनटी सर्जन, फिजिशियन, ड्रामाबाज हम उसको लेबल करते हैं जो कि किसी भी चीज़ में फिट नहीं करता।
बल्कि हम लेबल करते ही नहीं है। ये इतना एग्जॉस्टिव प्रोसेस, वो खुद ही भाग जाता है, अच्छा। जो कि उसका मोटिव पूरा नहीं होता है। हाँ, ठीक है ना, जो बार कि बार आना और हाँ, वो सब। क्योंकि 3 डे उसके लिए ये बड़ी भारी दिन है 3 दिन। हम्म। अगर मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, आपको जिसको पता तो लगे भाई जेन्युइन प्रॉब्लम है, तकलीफ है, वो तो वही भागेगा। आएगा, वही आएगा, वो पहले दिन एग्जॉस्ट हो जाता है, सही। वो हमारे पास दोबारा नहीं आता। जो कि जिसकी वाकई जेन्युइन इशू है, वो अपने, और वो फिर हमारे, और उसकी हमारे साथ एफिलिएशन भी ज्यादा हो जाती है, उसे पता लग जाता है कि ये जो है ये मुझको डायग्नोज करना चाह रहा है, और वो इन्फॉर्मेशन हमें देना चाह रहा होता है जो कोई उसे सुनना नहीं चाह रहा होता है। मैं समटाइम कहता हूँ, काना गला का पेशेंट जाता है कान का शोर लेके डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर के अपने भी कान बजने लग जाते हैं, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं इतना होता है। हाँ, ये तो है। टिनाइटिस के पेशेंट को हम कोशिश करते हैं कि ऐसे डेज में रखें जहाँ पे हमारा कम रश है, या कि उसके लिए हम टाइम को मुख्तसिस करते हैं, सही। क्योंकि उसके साथ बाकी बैठे पेशेंट भी मुतासर हो जाते हैं। इन शॉर्ट, ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए आप भी स्पेयर वक्त निकालें और डॉक्टर साहब से भी अपॉइंटमेंट लेके जाएं। और ऐसा कोई भी इशू आता है आपको कि कान में कोई आवाज़ आ रही है, कोई सीटी बज रही है या कोई शोर है, तो आपने ईएनटी स्पेशलिस्ट से रब्ता करना है, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही है डॉक्टर साहब? हाँ, अगर ये उन्हें इतना बॉदर कर रहा है, अगर किसी को ये चीज़ तंग नहीं कर रही है, तो इट्स अप टू हिम और हर कि वो क्या, कोई भी अपना प्रॉब्लम कुछ चाहता डेज में है, अगर ठीक हो जाता है, थोड़ा वक्त कर अगर आना जो चाहे है तो वो दे के गुजार के आएंगे, देख लें। हाँ, दे के आएंगे, दे आर वेलकम। अच्छा, इसमें फर्स्ट डे पे हम उसको सिर्फ और सिर्फ उसकी लंबी हिस्ट्री लेके नोट डाउन कर देते हैं विदाउट मेकिंग एन इम्प्रेशन, और कुछ टेस्ट जो ज़रूरी अगर हमें लगता है कौन एडवाइस से कर। टेस्ट होते हैं उसमें? अच्छा, वो कौन से टेस्ट है? अब ये अगेन मैं आपको ये बताऊं कि अगर टिनाइटिस की मैं सिर्फ बात करूं, तो जो ईयर नोस्ट्रो स्पेशलिटी का पूरा ईयर है ना, वो इसमें आ जाता। अच्छा। हर तरह की बीमारी कान का शोर कर सकती है, कान की हर तरह की बीमारी, और नहीं भी कर सकती है। हाँ। कान में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास 4 से 5 जो है वो सिम्टम्स हैं, लेकिन डिजीजेज की जो लिस्ट है वो 200 से ज़्यादा है। हमने उन्हीं को देखना है, उनके पैटर्न्स को देखना है कि हम कहाँ फॉल कर रहे हैं। सही। ठीक है ना? अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक पेशेंट का कान एग्जामिन करता हूँ, उसमें कोई मैल नहीं है, पर्दा मुझे नज़र आ रहा है, और पर्दे के पीछे मुझे पानी के जो है वो ड्रॉप्स नजर आ ट्रेसेस रहे मिल हैं। जाते हैं, तो फिर मैंने उसके लिए कान के पर्दे की अल्ट्रासाउंड टिम्पैनोमेट्री करवानी। लेकिन एक पेशेंट है, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, कान में मैल पड़ी हुई है, उसको मैंने कतरे देख के अगले हफ्ते बुलाने का, अब इसको साफ करवाओ। ठीक है। जब एग्जामिनेशन होगा तब डे 2 स्टार्ट होगा, ठीक है। और वो टेस्ट लेके आएगा। सही हो अच्छा, गया। समटाइम्स हम पूरा एग्जामिनेशन करते हैं और हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसकी शोर पल्सटाइल, यानी कि ऐसा होता है जैसे वो कहता है कि दिल की धड़कन के साथ है, तो हमें पता लग जाता है कि ये उसके खून की सर्कुलेशन के शरेआनों साथ। के हाँ। साथ इसका मसला लिंक्ड है। फिर हम सारे के सारे टेस्ट आल्टर कर देते हैं, उसकी जो है वास्कुलेचर को, उसकी जो नेक से रिलेटेड जो आप समझ लें शरेआने हैं। तो क्या ये बीपी पेशेंट्स में भी ये चीज़ होती बिल्कुल है? होती है, शुगर के पेशेंट्स में भी होती है। अच्छा। ये शुगर के पेशेंट्स में भी आ जाता है, और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में भी आ जाता है। सही। हाँ, तो ये क्वाइट जो है कॉमन है उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स आना। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना कि हम इसको देखते हैं कि ये प्रॉब्लम जा कर रहा है, तो उसमें और सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। कंप्लेंट्स ऐसी होती है कि हमें डायरेक्ट ही एमआरआई पे जाना होता है। ठीक है ना? समटाइम्स हम फर्स्ट स्टेज पे नहीं जा रहे होते, सेकंड पे जा रहे होते हैं। ठीक है। तो डे 1 के ऊपर हम कंक्लूड करके उसको डे 2 पे बुलाते हैं विद सम इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। लेकिन समटाइम्स अगर उसके कान में मैल या ऐसा रेशा है या इन्फेक्शन है जो कि स्टक है और पर्दा नहीं हम देख पा रहे, तो उसका डे 1 ही कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है। हम उसको दोबारा बुलाते हैं विद इन टाइम स्पैन ऑफ अ वीक, 3 डेज और 5 डेज। उसमें हम उसको री एग्जामिन करते हैं ओके। उसी दिन की एक अपेंडेज के तौर पे, मतलब उसी डे की कंसल्टेशन में सही है। 3 या 4 दिन के बाद देखते हैं, और उसका जब कान का पर्दा नजर आने लगता है तब उसको फिर हम इन्वेस्टिगेशन एडवाइस कर देते हैं। उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन लेके आता है, तो 80% हम डायग्नोज कर चुके होते हैं सेकंड डे पे। लेकिन कुछ टिनाइटिस की ऐसी कॉजेज हैं कि वो डे 2 पे नहीं हम नहीं कर आइडेंटिफाई। पाते हैं, लेकिन हम काफ़ी हद तक कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि अब ये 4 या 5 में से ही कुछ है। सही। फिर उनमें से 1 या 2 को डिफाइन करने के लिए मजीद टेस्ट की जरूरत है। अच्छा, डे 2 पे जो हमारे पास सेट आ जाता है इन्वेस्टिगेशंस का, उसमें 80% कंप्लीशन हो जाती है डायग्नोसिस की। देन फिर हम अगर ज़रूरत पड़े तो हम डे 3 की तरफ जाते हैं, जिसमें मजीद कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, सही हो गया। और उसमें फिर हम एक पूरा प्लान मुरतब कर चुके होते हैं कि इसको हमने क्या करना है, किस तरीके से मैनेज करना है। उसमें हम पेशेंट को हम रोड मैप दे देते हैं। रोड मैप का मतलब ये है कि आपकी डिजीज़ क्या है, इसको हम टेक्निकली क्या किस नेम तरीके करने से। जा रहे हैं, आप इसको खुद भी जाके पढ़ें ताकि आपको पता लगे आप किस बीमारी से गुजर रहे हैं, सही। और इसको पढ़ें कि ये किस तरह ठीक होगी, ठीक क्योंकि है। हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, इस रास्ते पे आपने खुद चलना है।
वो अपने देखिए लिए बेहतर फैसला आपने खुद आपने लेना खुद है। लेना है। नहीं, उसके अलावा मोस्ट ऑफ द टाइम डाइट लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस होती हैं जो कि सम टाइम लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होती हैं। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है ना? वो जब पढ़ते हैं उसे तो उन्हें पता लग जाता है क्योंकि पेशेंट हमारा जो है ना जनरली मैंने इट्स बीन 13 मोर देन 13 इयर्स मैं अपनी स्पेशलिटी में हूँ। तो पेशेंट की एक आदत है, अब ये चीज़ बुरी भी लग सकती है किसी को, मैं माज़रत कर लेता हूँ, कि वो ब्लेम करता है आके कि डॉक्टर साहब आपके पास हम आए थे। हाँ, हालाँकि मैं उन्हें कहता हूँ कि ये होता है, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है। वाइज़ मर्ज़तु फ़हुव यशफ़ीन, अल्लाह कहता है कुरान में कि मुझे जो शिफ़ा भी मेरी तरफ से बीमारी मेरे। तो डॉक्टर का रोल तो एक बहुत छोटा-सा है, ऐसे ही एक एजेंट की तरह का है जैसे वो ये आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं ना, तो किसी की प्रॉपर्टी होती है, खरीदने वाला कोई होता है, वो दिन डील करवाता है सिर्फ़। हाँ जी। तो द सेम इज़ द केस हम आपको आपकी डायग्नोसिस से लिंक करते हैं, इतनी की हमारी नहीं, औकात है। फरिश्ते की हैसियत से डॉक्टर को देखा जाता है। वो गलत बचा है, ले तो अच्छा फरिश्ता, ना बचाए तो फिर अल्लाह ही मौत का बचाता है, फरिश्ता। अल्लाह ही बचाता है। डॉक्टर सिर्फ़ अपने इल्म के तहत कुछ काम कर रहा होता है, उसमें उसको इज़्ज़त भी मिलती है और आज के दौर में उसको ज़िल्लत भी मिलती है। हुँ, तो बात ये कहने की है कि तो हम उसे बता देते हैं ये आपकी डिज़ीज़ है, यू आर बोर्न विद इट, या कि आप इसको अपने साथ हमारे क्लिनिक पे लेके आए हैं, तो ये आपकी बीमारी है, डॉक्टर की नहीं है। हुँ, तो आपने इससे लड़ना है, मैं सिर्फ़ आपको गाइड कर सकता हूँ, सही हो गया। ठीक है ना? 2000, 3000 या 5000 की कंसल्टेशन जो है मुख्तलिफ क्लिनिक्स में हमारी, मुख्तलिफ उनके पेशेंट्स की उसके मुताबिक है, उसके लिए है जो कि उनकी कैटेगराइज़ेशन है, ठीक जितना है। वो पे कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दो 3 या 5000 या इवन कि हम पब्लिक सेक्टर में फ्री भी देख रहे हैं, हुँ, कि डज़न्ट मीन कि आपकी बीमारी डॉक्टर की ज़िम्मेदारी हो गई है। आपने उस बोझ को खुद ही उठा के आगे चलना है। डॉक्टर आपको उसमें गाइड करेगा। हमारे पास 100 ऑप्शंस हैं कान की शोर को ख़त्म करने के लिए, आपकी बीमारी की ट्रीटमेंट से लेके आपकी समात को ख़त्म कर देने तक। हमारे पास जवाब है, क्योंकि हमने ये काम ये किया है, हुँ, ठीक है ना? और हमारा अब टाइम गुज़र गया इस चीज़ में। हुँ, तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि इसका सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन क्या वो कॉस्ट आप बियर कर सकते हैं? हुँ। दैट इज़ द क्वेश्चन। सम टाइम पेशेंट आता है, कहता है डॉक्टर साहब इतना शोर है कि मेरा दिल करता है कि मैं खुद खुदकुशी की कर जान लूँ। ले लूँ, हाँ, तो मैं ऐसा कहता ही हूँ होता ठीक है है। फिर जान ना लो, तुम्हारी हम समात को ख़त्म कर देते हैं। और बुक्स में भी ये लिखा कि जो इतनी नहज तक आ गया तो दूसरा कान उसका सुनता रहेगा ना। या अगर वो दोनों भी कानों से चला जाता है, तो नो डाउट ये एक बहुत बड़ा लाइफ़ का लॉस है। हुँ, लेकिन अगर वो खुदकुशी की सोच रहा है हुँ। और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आँख के बारे में भी ऐसे ही, आँख भी ज़ाया हो ही हो जाती है। जाता है। मैं लेकिन इट डज़न्ट मीन कि हर कान के शोर का हल खुदा ना ये समात खास्ता खत्म समात करना का है। लॉस है। तो कहने का मतलब ये है कि वी हैव अल्टरनेटिव्स, वी हैव ऑप्शंस, लेकिन लेकिन वो क्वेश्चन ये ये है है कि आप खुद भी इसको स्टडी करें, समझने की कोशिश करें। कि हम डॉक्टर्स गाइड कर सकते गाइड हैं कर आपको, सकते हैं इलाज आपको, कर सकते हैं इलाज उसका। कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने कान के पर्दे के बारे में बात की। ये बड़ा सेंसिटिव सा पर्दा होता है, इसके बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दें, इसका ख़्याल कैसे रखना चाहिए? अच्छा, ये एक बड़ी मजबूत चीज़ है। अच्छा। अल्लाह ने जो इंसान बनाया है ना, ये बहुत मजबूत चीज़ है। जो पर्दा जो है ये, और बड़ी ढीठ चीज़ है जो इंसानी मशीनरी है, ये मतलब रब की एक अच्छी तख्लीक है, बहुत खूबसूरत बेशक। तख्लीक है, लेकिन रब कादिर है हर चीज़ पे और इससे अच्छी भी तख्लीक कर सकता है। रब के लिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो मैं इसे अल्टीमेट तख्लीक नहीं कह रहा हूँ ह्यूमन को, ठीक है ना? अल्लाह, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला तो कहते हैं अशरफुल मखलूकात। अच्छा ये मुझे नहीं पता कि अल्लाह मियाँ हमें अशरफुल मखलूक़ात कहता है या कि हमारी रूह को कहता है, या कि इसमें एक लंबी डिबेट है। इसकी हर मैं भी एस्पेक्ट से कहता है और होना भी चाहिए। बिल्कुल होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कहते हैं अल्लाह। हम अशरफुल मखलूक़ात हमें बनना पड़ता है। हम पैदा एज़ ह्यूमन बीइंग होते हैं। हम पैदा अशरफुल मखलूक़ात के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जो बात मैं करना चाह रहा हूँ कि अल्लाह कुरान में ये भी कहता है कि अगर आप अहाता करना चाहो तो मेरी जो मज़हर हैं, उनका अहाता नहीं कर सकोगे। हत्ता कि जो दरख्त हैं, उनके आप कलम बना लें और जो जितने समंदर है समुंदर हैं, उसके। उनकी स्याही बना लें, तो हुँ। आप लिखते जाएँ। तो आप अल्लाह के कलमात नहीं लिख सकते, और एक दफ़ा नहीं, आप दूसरी दफ़ा भी ये करके और देख ये लें। भी फरमाता है कि जिन्नो इंस अगर तुम ज़मीन की हदों से निकल सकते हो तो निकल के दिखाओ। एग्ज़ैक्टली। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह का मज़हर अगर इंसान एक है, या कि अल्लाह की एक तख्लीक है, तो अल्लाह के पास कमी नहीं है। अल्लाह इससे बहुत अच्छी तख्लीक भी बना सकता है, ये मेरा बिलीव है। क्योंकि मुसलमान मैं तभी होता हूँ जब मैं अल्लाह की लामहदूदियत को मानता हूँ। अगर मैंने कंसिडर कर दिया कि नहीं ये अल्लाह की सबसे अल्टीमेट तख्लीक है, तो बेसिकली मेरे ख़्याल में मैं शिर्क कर गया, मेरे ख़्याल में। अब मैं इस पे कोई फतवा नहीं चाह रहा हूँ, या कोई मैं किसी को, मैं सिर्फ़ अपनी नहीं, बात कर एक रहा हूँ। कॉन्टेक्स्ट में आपकी बात बिल्कुल हाँ, ठीक है। वो कि अलग बात है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अहसनी तकवीम है, हाँ, बेहतरीन नहीं तख्लीक है, बेहतरीन लेकिन तकनीक है, बेहतरीन ठीक है, बेशुमार हो सकती उसमें हैं। और भी बेहतर हो सकती है। तो व्हाट आई बिलीव कि अल्लाह के पास किसी चीज़ की ना कमी है, ना उसमें किसी चीज़ की कोई हद है। यही फ़र्क है क्रिएटर का, क्योंकि बिल्कुल, वो ज़ात तक महदूद कर देंगे तो ये वाक़ई शिर्क के ज़ुमरे में लामहदूद है, आता वो है, बिल्कुल। लामहदूद। तो हाँ, एक इंसान खुद अपने आप को हर मखलूक से अफ़ज़ल कर सकता है, जैसा कि
अल्लाह के नबी ने किया, बेशक। ठीक है ना, तो वो हमारे पास सामने एक एग्जांपल भी। तो इन शॉर्ट कमिंग बैक कि कान के पर्दे की बात करता हूँ, ये अल्लाह की तख्लीक है, ये बड़ी ये नाजुक नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है हर चीज़ डैमेज हो सकती है, ये बड़ी खूबसूरत तख्लीक है। अगर इसकी आप डिटेल्ड, हम इसे एनाटमी कहते हैं, उसमें जाएं और इसकी मैकेनिक्स देखें तो मतलब सुभान अल्लाह कहने को दिल करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि वक्त के साथ आपको पता लगता है कि मतलब खुदा कितना जो है वो, जो इसका क्रिएटर है वो एक कितनी बड़ी हस्ती है जो वाकई हमारी जहन और समझ से बाहर है। खैर, कान का पर्दा जो है बेइंतहा हम उसके साथ जबरदस्त ज्यादतियां करते हैं, फिर भी मौजूद रहता है। लेकिन ये आम ख्याल पाया जाता है कि बस जरा सा भी छेड़ दोगे, बहुत ऊंची आवाज या साउंड सुन लोगे तो फट जाएगा। हाँ, ऐसा है कि धमाके की आवाज से तो फट जाता है, समटाइम नहीं भी बजता। इसका अपना एक मैकेनिज्म भी है, अभी यही बात आपको कर देता हूँ। एक ऊंची आवाज आती है ना, तो ये अपने आप को लॉक कर लेता है। एक इसके अच्छा। अंदर हाँ एक ऐसा इंटरनल मैकेनिज्म है, उसे हम जो है रिफ्लेक्स कहते हैं, अकूस्टिक रिफ्लेक्स के एक खास किस्म बड़ा की गौर करे इंसान तो मुझे लगता है ये वो इंसान महसूस भी करता है इस चीज को। लॉक कर लेता है वो अपने आप को। एक खास किस्म की फ्रीक्वेंसी जब इस पे पड़ती है या आवाज़ की इंटेंसिटी, तो ये अपनी वाइब्रेशन को लॉक कर देता है। बक्कल हैंडल एक इफेक्ट होता है इसके अंदर, और ये अपने इसके साथ पीछे 3 बोन्स चिपकी हुई होती हैं, उनको ये लॉक कर देता है। तो ये अच्छा। बचता है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट भी करता है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि डैमेज हो जाता है, कोई चीज़ मारने से भी हो जाता है। अब देखें, लेकिन पर्दा इतना भी बारीक इतना ही है कि आप उसको हम आराम से खोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि अच्छा। हाँ, लेकिन ऐसा खूबसूरत ये सिस्टम है कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट तो करता है। अगर कान का पर्दा खुदा ना खास्ता किसी वजह से फट जाता है तो क्या आपकी समात हमेशा के लिए चली जाएगी? कान का पर्दा फटने से समात जाती नहीं है, ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। कान का पर्दा एक सिर्फ रिसीवर है। जो ह्यूमन ब्रेन है वो सुनता है, कान नहीं सुनता। अच्छा। द सेम वे जो ह्यूमन ब्रेन है वो देखता है, आंखें नहीं देखती। आंखें अगेन रिसीवर है, वो एक उस चीज को सिर्फ प्रोजेक्ट कर देती हैं हायर सेंटर की तरफ। बिल्कुल ऐसे। और यही नाक है, यही हमारा टेस्ट है, ठीक है ना। तो हमारा ब्रेन, समटाइम आपने सुना होगा कि कोई इंसान ख्वाब से उठता है, वो कहता है मैं तो फलां चीज खा रहा था और मुझे उसका टेस्ट भी आ रहा था। तो वो टेस्ट कहाँ पे उसे आ रहा था? जुबान पे तो उसकी जहन कुछ भी पे, नहीं था, दिमाग उसके में दिमाग में। तो वो कुछ देख भी रहा था सोए हुए, हालांकि आंखें तो उसकी बंद थी। बंद थी। द सेम टाइम समटाइम्स आप ख्वाब में कुछ सुनते भी हैं। तो इट्स द ब्रेन विच परसीव्स थिंग्स, नॉट ईयर, नोज या कि आईज है। ये सिर्फ जो है कुछ ऑर्गन्स हैं या रिसीवर्स हैं जो कि ब्रेन जरिया तक बनते हैं इन सब इंफॉर्मेशन चीजों को भेज रहे हैं। तो द सेम वे अगर पर्दा फट भी जाए तो भी आवाजें आती हैं, सुनाई देती हैं, और पर्दा रिपेयर भी हो जाता है, ऑन इट्स ऑन भी हो जाता है, और सम टाइम ये हम इसे सर्जिकली रिपेयर भी करते हैं। तो जो कान की अक्सर ऐसे लोगों की शिकायत है कि उनके कान में आवाज आना बंद हो जाती है, सुनाई नहीं देता उनको, उसके क्या इश्यूज होते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम कान की जो नस होती है वो कमजोर हो जाती है। द सेम अच्छा। वे जैसे मुझे और ये ग्लासेस, एज के साथ बढ़ता जाता है? हाँ जी बिल्कुल, जैसे मेरी नज़र की ग्लासेस मुझे लगी हुई हैं, तो मेरी आंखों की नस या जो आंखों का सिस्टम है बिनाई। कहीं ना कहीं थोड़ा सा, या कि जितने भी लेवल तक के वो नॉर्मल नहीं है। द सेम वे, या कि उससे कम हो गई है, उसकी जो है पावर कम हो गई है। द सेम वे कान की जो नस है जो कि ब्रेन तक कान की आवाज को लेके जा रही है, वो कर जाती है, आप समझ लें एज कर जाती है, या कि उसकी उम्र हो जाती है, या कि आप समझ लें कि उसमें डेफनेस हो, नर्व डेफनेस हम उसे कहते हैं। नर्व। हाँ जी, समात उसकी वजह से ज़्यादातर खराब होती है। पर्दे के साथ भी समात 10 से 20% कम होती है, अच्छा। और पर्दे से पीछे वाले हिस्से में बीमारी होने की वजह से 40% तक कम हो सकती है। ठीक। हाँ, ये सारा कंडक्टिव लॉस में आता है और ये सारा रिपेयरेबल है। सही। तो बुजुर्गों में जो एज के साथ उनके ये मसाइल बढ़ते जाते हैं, सुनने में खसूसन ये होता है, जी जी। तो बढ़ती हुई उम्र इसकी क्या वजह है? किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है उनको जो ये प्रोसेस होता है? एक तो आपने बताया कि नर्व जो है वो अगर कमज़ोर हो जाती है। बड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। इसका कोई तरीका है कि इसको किस तरह प्रोलॉन्ग किया जा सके समात को? हर चीज़ की एक एज है, ठीक है ना। हम, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर हम एक ख़ास तरह की फ्रीक्वेंसी को एक ख़ास टाइम के लिए सुनते ही रहते हैं, तो हमारी नर्व्स ने एज करना ही करना है। अच्छा। हाँ जी, अगर मैं रोज़ाना 10 से 12 घंटे हेडफोन्स पे ही हूँ, तो मेरे कान तो हेडफोन्स के लिए नहीं बने हैं नेचुरली, तो मैंने एज करना ही है। हर चीज़ का इस्तेमाल है, ठीक है ना। अल्लाह ने जब पूरी कायनात तख्लीक की ना, तो वक़्त को भी तख्लीक कर दिया, इसीलिए अल्लाह खुद वक़्त की कैद से बाहर है, ठीक है ना। तो टाइम एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फिनोमेना है, और टाइम ही एज करवाता है आपको। अब वो टाइम के साथ मल्टीप्लाई करती है इंटेंसिटी,
अब हम्म 70 साल की उम्र के साथ एक बंदा लोगों की बातें सुनता रहा, मतलब तो वो उसकी एज कर गई ना। लेकिन आज तो 50 साल के बंदे में भी समाज के मसाइल आ रहे हैं, क्योंकि उसने 70 साल जितने बुजुर्ग जितना अपना कानों का इस्तेमाल कर पहले ही लिया। कर लिया। हाँ ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ये है। वन थिंग है। ठीक है ना, और ये मैंने आपको चीज आउट ऑफ लिटरेचर बता दी है, हम्म मतलब इसे लिटरेचर सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन ये बात ऐसे ही है। अब मैं आपको बात बताता हूँ कॉमन जो, सी बात है। हाँ, जो लिटरेचर सपोर्ट करेगा, लिटरेचर कहता है जी नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस है, कि आप बहुत ज्यादा, अब वो बात यही कर रहा है, हाँ लेकिन वो उसको रिसर्च की फॉर्म में कर रहा है ठीक है। कि आपको नॉइस का एक्सपोजर इतना ज्यादा हुआ कि आपको हियरिंग लॉस, NIHL उसे वो कहता है। सही है। तो सबसे बड़ी इसकी रीजन है कि एक बंदा ऐसी जगह पे काम करता रहा जहाँ पे मशीनों का शोर था, वो 35-38 साल में ही ऊंचा सुनने लग गया। हाँ मतलब बेइंतहा पेशेंट आता मिडल ईस्ट से, डॉक्टर साहब वहाँ पे करते थे, समात कम हो गई उनकी, उनकी नर्व इरिटेट हो के वो अपनी एज कर गई, वो जो उसने 70 साल की उम्र में काम करना था वो जल्दी कर गई। फिर कुछ ड्रग्स भी ऐसी होती हैं, दवाइयाँ भी होती हैं, बात कर लाइफ सेविंग दवाइयाँ ऐसी इस्तेमाल की जाती हैं, कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है पेशेंट को, उसके लिए डॉक्टर के पास जाता है, इंजेक्शन लगते हैं, उससे भी समात कमजोर हो जाती है। बिल्कुल है। समटाइम जो है बगैर वजह के भी हो जाती है। बीमारी को होने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए, बीमारी किताब पढ़ के नहीं होती, किताब हम लिखते हैं बीमारी के पैटर्न को ओवर द ईयर्स स्टडी करके। तो कई चीजें ऐसी हैं जो किताबों में मौजूद ही नहीं है, जो आने वाले जो वक्त लोग में एक्सपीरियंस करते हैं उनके साथ होते हैं, आज उसके से बाद फिर वो रिसर्च का 200 हिस्सा साल बनती है। बाद हो सकता है सारा का सारा ये पैटर्न ही चेंज हो चुका। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, हेडफोन की आपने बात की, हेडफोन्स, ईयरबड्स, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। ये हार्मलेस है, या हार्मलेस तो नहीं कहना चाहिए, नुकसान तो इनका है। तो क्या ये एक दूसरे के ईयरबड्स या हेडफोन्स यूज़ करने से भी इसके मसाइल हो सकते हैं? एक इस बारे दूसरे को में? तो बिल्कुल नहीं यूज करने चाहिए, सेम वे हम किसी का ब्रश नहीं यूज करते हैं। ठीक है ना, यस। क्योंकि कान के अंदर आपकी जो एक डिफरेंट फ्लोरा है, हाइजीन है, और आप क्योंकि उससे फंगस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती हैं, एक हुँ। चीज। बाकी जो हेडफोन्स का इस्तेमाल आप इस तरह ही कर सकते हैं कितना कि हेडफोन्स का जुडिशियल, इस्तेमाल करना चाहिए? मिनिमम कोई मिनिमम बता दें? करें, आपको खुद ही पता होना चाहिए कि कितना मिनिमम है। जरूरी कॉल सुन के तो बंद कर दें उसको, अगर आप उसके ऊपर लंबी वीडियोस देख रहे हैं या कि पूरा मूवी देख कुछ रहे लोगों हैं, का काम ऐसा होता है। अभी हमारे मुझे बताएं। कैमरामैन भी हेडफोन्स लगा के ही हमारी वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब लेकिन ऑनलाइन काम करते हैं। इंटरमिटेंटली वो क्या, मुझे नहीं पता इनकी जॉब में ये है कि क्या उन्होंने टोटल सुनना है या उन्होंने इंटरमिटेंटली सुनना है। कुछ लोगों का मुसलसल है, उन्हीं के बारे में जानना चाह रही हूँ। फिर हाँ, वो क्या लेकिन करें? अच्छा, उसमें वो क्या कर सकते हैं, वो अननेसेसरी बाकी यूजेज को कम करते हैं। अब लाइक अगर इनका यूज, मिसाल देता हूँ मैं, दिन में एक पॉडकास्ट 1 घंटे की है, हुँ। उसमें सुनना है, या कि दिन में 10 पॉडकास्ट इन्होंने करवानी है 10 घंटे की, मेरा नहीं ख्याल कि 10 पॉसिबल होंगी या ये करते होंगे, मेरा एक होगी या 2 होंगी, और हो सकता है वीक में 6 के 6 दिन ना हो। अब उससे हट के ही उसको ना यूज करें, उसे एंटरटेनमेंट के लिए यूज ना करें। सही। ठीक है ना, फिर इसमें मैं गाइड करता हूँ कि आपका अगर काम है तो एक्सटर्नल टाइप आप यूज कर लें। कोई थेरेपी हो सकती है या कोई चीज़ जो आप रिकमेंड करें कि बस आपके कानों की सेहत जिससे ठीक रहे, सुनने की आपकी समाज जो है वो मुनासिब रहे, अच्छा, उसको कोई कानों इश्यू के ना लिए आए? कोई थेरेपी तो ऐसी नहीं है अच्छा। जो कि लिटरेचर में हो, लेकिन व्हाट आई बिलीव कि आप अपने कान की प्रोटेक्शन के लिए, अगर तो आप कान को बचा रहे हैं, मसा कर रहे हैं दिन में 5 मरतबा, और आप, मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि अगर आप अल्लाह का कलाम सुन रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उसकी प्रोटेक्शन कहीं न कहीं से हो ही रही होगी। ये मैं ऐसी कोई थेरेपी कह सकता हूँ। तीसरी चीज़ जिसके ऊपर रिसर्चेज़ हो चुकी हैं, दूसरी चीज़ कि अगर आप सुबह वॉक पे जाते हैं और आपको नेचर की आवाज़ आती है, जैसे कोयल की आवाज़ है या कि कोई चिर्परिंग है या बारिश की आवाज़ है, अभी इस पे थेरेपीज़ आ चुकी हैं अच्छा आपके। हाँ, यही तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। कई ऐसी थेरेपीज़ आ गई हैं कि फलाँ हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी सुने, 555, 666 ऐसी कुछ फ्रीक्वेंसीज़, तो ये हमने नेचर से ही एक्सट्रैक्ट की हैं, इसे सुनने से आपको रिलैक्सेशन होगी, मेडिटेशन का हिस्सा है, ये सब चीज़ें अच्छा, क्या आप ये ठीक हैं? अकूस्टिक्स की तरफ चली गई, ये बड़ा प्यारा फील्ड है। अकूस्टिक्स मतलब आवाज़। हुँ। अच्छा, आवाज़ इतना प्यारा फील्ड है कि इसके ऊपर बड़ी रिसर्च हो रही है। इवन के ये जो टाइम ट्रैवल होगा वो भी आवाज़ के थ्रू ही होगा। अच्छा। हाँ, जो जितनी मैंने टाइम को पढ़ा और इस फील्ड को स्टडी किया, उसके मुताबिक जिस टाइम पे भी ये पॉसिबल होगा, या कि अगर हम पास्ट हिस्ट्री में जाएं, अंबिया के वक्त में या कि अल्लाह के नबी के टाइम पे ऑब्वियसली टाइम ट्रैवल हुआ, जिसे हम मेराज कहते हैं, तो वो आवाज़ से ही पोर्टल्स खुले या कि जो भी हुआ, ये व्हाट आई बिलीव। क्योंकि सूर्य जब फूंका जाएगा ना, जब ये पूरी दुनिया लपेट दी जाएगी, तो वो भी एक आवाज़ ही होगी। हुँ। तो आवाज़ जो है ये, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ की भी बात होती है फिर और एक जब। ये रिसर्च भी बताई जा रही है कि साउंड का जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली आपके ब्रेन पर होता है।
और फिर आपका दिमाग जो है वो चीज़ों के लिए नॉर्मलाइज हो जाता है। आपको अदर realm में आजकल ले भी जाता है, म्यूजिक को यूज करके, इन सारी चीज़ों को यूज करके तो लोगों को जो है वो हिप्नोटाइज भी हिप्नोटाइज किया जा किया रहा जा है। रहा है, दुरुस्त बात है, हिप्नोटाइज भी किया जा रहा है और जो है थॉट प्रोसेस भी चेंज किया जा रहा है। अच्छा, इसके बारे में मैं छोटी सी बात ऐड कर दूं, आपका जो ईयर है ना, ये गेटवे है टुवर्ड्स योर सबकॉन्शियस माइंड, आइज नहीं है। आंखों से वो इन्फॉर्मेशन नहीं आपको मिलती है। कोई बहरा हो ना और उसे दुनिया का पता ही नहीं होता उसके दाएं बाएं क्या चल रहा है। हम्म, अगर एक अंधा हो ना लेकिन उसके कान अच्छे हों, उसे सारा पता होता है क्या चल रहा है, वो अपनी पिक्चराइजेशन भी कर रहा होता है और वो इवन के देखते हुए लोगों से ज्यादा जो है उसकी अंडरस्टैंड कर रहा सिक्स हूँ। सेंस स्ट्रांग होती है अपने कानों की वजह से। तो ये इतना प्यारा जो फील्ड, मतलब अकूस्टिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें आपने अभी बात की हिप्नोटिज्म की, बिल्कुल पॉसिबल है। और बाकी चीज़ें तो आवाज़ के बारे में तो एक बड़ी थेरेपीज बिल्कुल आ जाएंगी विद द टाइम। हम्म, अभी भी आ गई हैं, लोग आवाज़ सुनते हैं और सोते हैं उस आवाज़ के साथ। कोई आबशार की आवाज़ है, हम्म। वाटरफॉल की, कई ये सब बीमारियों के लिए सूरह रहमान का इलाज बताया जाता है और बिल्कुल वो दुरुस्त है। किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ा होता लेकिन सूरह रहमान सेव कर लेते हैं अल्लाह उसको। के कलाम में एक ताकत है, एक बरकत है, मैं इस चीज़ को बिलीव करता हूँ। अच्छा, कुछ लोगों को हम सुनना ही नहीं चाहते हाँ। उसकी वजह से भी हमारे कान में इश्यूज हो जाते हैं। अच्छा, होता ये है कि हमारा डे स्टार्ट होता है कुछ आवाज़ों से, हमारे इर्द गिर्द के लोगों की, और वही आवाज़ें ही हमारी परसेप्शन डेवलप कर देती हैं हम्म, फॉर द डे जो कि आने वाला है। हम्म, और फिर आवाज़ का इतना बड़ा जो ताल्लुक है कि अभी जो लोग गाइड कर रहे हैं ना लोगों को पर्सनल ग्रूमिंग के लिए और हीलिंग के लिए, वो कहते हैं कि आप जो सुबह का टाइम है उसमें 2-3 घंटे अकेले गुजारें, हम्म, क्योंकि आपका ब्रेन फोकस तो करे ना कि आप करने क्या जा रहे हैं। हम्म, और ये जो जितने लोग हैं जो कि बहुत जिन्होंने तरक्की की है, जो कि बड़े बड़े नाम हैं, उनके अगर आप रूटीन्स देखें तो वो सुबह के टाइम पहले अपने आप पे फोकस। अपने आप पे फोकस करते हैं और रात के आखिरी हिस्से में भी, सोने से पहले भी, वो अपने अगले दिन को प्लान करते हैं। तो आपके लिए ये जो नॉइस है ना, जो इसको कैंसिल कर देगा ना, वो एक्सेल कर जाएगा और वो वही फोकस कर पाता है। जो ये जो एम्बिएंट नॉइस है ना, बाद का हम एक क्लास में होते हैं या एक जगह पे होते हैं, एक वर्क प्लेस पे होते हैं, किसी खास बंदे की एक टॉन्ट होती है, वो बिल्कुल हमारा मूड खराब कर देती है, खराब पूरा कर। दिन खराब कर देती है। और अगर हमने वो सुनी ना होती, या कि हमें इतनी स्ट्रेंथ होती है हमारे अपने सेल्फ में कि हम उसको सुनी अनसुनी कर देते हैं। तो ये एक कान से सुनना दूसरे से निकाल देना ये बहुत दुरुस्त है। मुश्किल है, लेकिन जो ये करते हैं वो तरक्की पा जाते सही है, लेकिन सब कुछ नहीं, ये वाली बातें आपने एक कान से सुन के दूसरे से नहीं निकालनी। अच्छा, अगर हमारे कान में कोई इशू होता है तो हमें चक्कर भी आते हैं, इसका क्या रिलेशन है? अच्छा, कान दो काम, फंक्शनली कान दो काम करता है। एक काम करता है समात का और दूसरा बैलेंस का। हम्म, ठीक है ना? बैलेंस का ऑर्गन और समात का ऑर्गन कान के अंदरूनी हिस्से में मौजूद है और ये जुड़ा हुआ है। ठीक है। कान का बाहर वाला हिस्सा पर्दे तक है, कान का दरमियानी हिस्सा उसी आवाज को रिफाइन और आप समझ लें ऊंचा या इंटेंसिफाई करके कान के अंदरूनी हिस्से तक पहुंचा देता है। कान के अंदरूनी हिस्से तक जिस वो रीजन को पहुंचाता है वो उसे हम कॉक्लिया कहते हैं, जिसके बेस के ऊपर ट्रांजिस्टर्स और पता नहीं कितनी चीजें जो हैं साइंटिस्ट ने डेवलप कर ली ह्यूमन ठीक ब्रेन है। को देखे। और साथ ही उसके 3 कैनाल्स हैं जो कि बैलेंस का ऑर्गन है, राइट साइड पे और 3 लेफ्ट साइड पे। ये बड़ा खूबसूरत सिस्टम है। राइट साइड पे जो कैनाल आधी है, लेफ्ट साइड पे उसका आधा हिस्सा है, ठीक। लाइक इन एक से सेम प्लेन में। हम्म, इसे हम हॉरिजॉन्टल अगर कह रहे हैं। फिर लेफ्ट साइड पे पोस्टीरियर कैनाल है, तो राइट साइड पे उसका एंटी कैनाल है। हम्म, तो मतलब हम राइट साइड पे जब मूव करते हैं तो हमारी एक कैनाल में अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है फ्लूइड की, तो लेफ्ट साइड से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है और ब्रेन को सिग्नल जा रहा है। ब्रेन को सिग्नल और जाता है, हमें इसलिए हमें थ्री डिजीनेस फील होती हमें थ्री नहीं, 3 डायमेंशन में हमारा कान का अंदरूनी हिस्सा हमारे बैलेंस को मैनेज करता है। है। ये बैलेंस बैलेंस है, ये इसमें इनपुट है, इम्बैलेंस होता है तो ये चक्कर इनपुट है। आता अगर है। इस इनपुट में प्रॉब्लम आ जाए तो हम्म, इम्बैलेंस होता है। अगर कान में कोई बीमारी ऐसी आ गई जिसने इसको इन्फ्लेम करी, इन्फेक्ट इफेक्ट हाँ, कर दिया है और वो कोई उस लेफ्ट फ्लूइड साइड में प्रॉब्लम आ गया या राइट साइड पे आ गया तो ये बैलेंस चक्कर आते हैं। डिस्टर्ब होगा। सही हो गया। अब नाक की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल। नाक के मसाइल की बात करें तो जो सबसे ज्यादा इशू आता है वो है साइनस का। जी जी, दुरुस्त बात है कि कोई और इशू आता है? वेन तो आते हैं, भेन तो आते हैं। एपिस्टैक्सिस नाक से खून आता है बहुत ज्यादा पेशेंट हाँ, लेकिन ये नाक में। आजकल साइनस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है लोगों को क्योंकि स्मोक वगैरह भी है और ये इश्यूज भी। तो वो इसके बारे रिसर्च में भी बताएं, करते हैं। ये क्या बीमारी है, ये क्यों होती है, कैसे बच सकते हैं? इसे हम साइनोसाइटिस कहते हैं और मोर स्पेसिफिकली इट्स क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस, CRS। हम्म, इट मींस के नाक और उससे लिंक्ड साइनसेस जो कि 4 टाइप्स के हैं, 2 जबड़े में, 2 माथे में, 2 आंखों के दरमियान में हम्म, और एक डीप ब्रेन बिटवीन द ब्रेन एंड नोज।
उसे स्फीनॉइड कहते हैं। तो ये 4 डिफरेंट टाइप के साइंसेज हैं जो कि नाक से जुड़े हुए होते हैं और इनमें हवा ट्रेवल करती है, इनके बड़े से काम है। इनमें आवाज़ के करैक्टर भी, मतलब जो हमारी आवाज़ पैदा होती है ना, उसकी खूबसूरती भी इन साइंसेस से लिंक्ड है। अगर हम नाक बंद करके बोलें तो आवाज़ चूँकि पतली हो जाएगी, अजीब सी हो जाएगी, हाइपोनोडल वॉइस कहते हैं, खूबसूरत नहीं रहेगी। हमारी आवाज़ की खूबसूरती में भी साइंसेस का रोल है। उसके बाद हमारी जो छाती में हवा जा रही है उसमें की ह्यूमिडिफिकेशन में, उसको गीला करने में, उसको जो है उसका टेम्परेचर चेंज करने में। तो दीज आर एयर कंडीशंस ऑफ एयर, आर ऑन एयर। और भी इसके बहुत से काम हैं। तो इनमें अगर इन्फेक्शन हो जाती है या सोजिश हो जाती है या इनमें हवा का बहाव रुक जाता है किसी वजह से, तो देन वी कॉल इट कि ये साइनोसाइटिस हो गया या साइनस का प्रॉब्लम। तो ये जिन लोगों को हो जाता है उनको परसिस्टेंट रहता है या ये कभी कभार का है कि किसी वजह से आपको हो जाएगा, जैसे आपने बताया इन्फेक्शन से या हवा के बहाव से? साइनोसाइटिस में अगर मैं बात करूं तो इसमें जनरली कोई 5 तरह की बीमारियां और स्पेसिफिकली कोई 30-35 तरह की बीमारियां फॉल करती हैं। स्पेसिफिकली 30-35 तरह की बीमारियां या शायद इससे भी ज़्यादा, और हमें उसे मुख्तलिफ तरीके से इतनी कैटेगराइज। डिटेल में तो हम जाएंगे तो फिर नहीं, तो हमें ENT पढ़ानी पड़ नहीं जाएगी नहीं, मैं लोगों को। जनरली बता रहा हूँ आपको। अब साइनस में हम कहाँ किस डिजीज को या किस सिम्टम को मैनेज करने जा रहे हैं, तो मैं उसे 5 में ही रख देता हूँ। ठीक है, ठीक है ना, मैंने आपको पहले 5 बता दी, स्पेसिफिक में नहीं जा रहे हैं। जेनरिक 5 ये हैं कि ये शुरू होता है एलर्जी से या कि आपकी एनवायरनमेंट के साथ आपकी बॉडी की लाइकिंग और डिसलाइकिंग से। अगर आपका नोज आपके एनवायरनमेंट के साथ सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा है, यानी कि या तो डस्ट ज़्यादा है या कि टेम्परेचर चेंज है, तो वो फ्लूइड पैदा करना शुरू करता है या छींकें आती हैं या ब्लॉकेज हो जाती है। इनकी वजह से साइनस में एयर का फ्लो चेंज होता है, और अगर ये परसिस्ट कर जाता है फॉर 3 मंथ्स 4 मंथ्स, तो फिर वहाँ पे जो है रेशा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है साइनसेस में। उसको हम पहली स्टेज क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस की या साइनोसाइटिस कह देते हैं। अगर उनमें फिर गदूद भी बन जाते हैं तो वो नेजल पॉलिप्स की फॉर्म है, और अगर ये आगे कॉम्प्लिकेट भी हो जाते हैं कि उनमें फंगस भी लग गया और अब वो पॉलिप इतने बड़े हो गए कि वो ब्रेन की तरफ भी जा रहे हैं, आंखों की तरफ जा रहे हैं, तो इसे हम कॉम्प्लिकेटेड कह देते हैं। ठीक है ना। तो मेनली 3-4 मैंने इसे आपको डिवीजन में बता दिया है। इनिशियल सिम्टम्स हमें क्या होंगे कि हमें पता लगे कि जुकाम होता है, हम इसको रेनाइटिस, ठीक है, लेकिन ये गेटवे टुवर्ड्स साइनोसाइटिस, हमें इसे यहीं पे मैनेज करना है। लेकिन नज़ला, जुकाम, खांसी या नाक में इरिटेशन या थोड़ा सा एलर्जी फील करना, ये तो बड़ी कॉमन इश्यूज है हमारे इधर। तो हम कैसे इसको डायग्नोज करें या हमें लगे कि अब आपके पास आपसे रब्ता करना चाहिए? नहीं, रब्ता की जरूरत नहीं है। इसमें जुकाम सादा हो रहा है या कि छींकें आ रही हैं, तो इट मीन्स के आपकी बॉडी आपको बता रही है कि आपको अपना सर कवर करना है, अपनी नेक कवर करनी है, मौसम चेंज हो गया है, या कि आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे मिट्टी का गुबार है। साइनस के सिम्टम्स भी तो यही आ रहे हैं। इस साइनस का जो पहला सिम्टम होता है ना, वो एनोस्मिया है, स्मेल नहीं आती। अच्छा, हाँ, ये पहला सिम्टम है। दूसरा सिम्टम है फेशियल पेन्स या हेडेक्स, फ्रंटल हेडेक्स, के सर में दर्द होती है, चेहरे पे दर्द होती है। अच्छा, तीसरा सिम्टम है नाक के अंदर से रेशा आता है, डिस्चार्ज आता है। ये मिसनोमर भी यूज होता है ना, कई जनरल प्रैक्टिशनर्स जुकाम को साइनोसाइटिस कह देते हैं। यहाँ से प्रॉब्लम राइज होती है। सादा जुकाम इज रिनाइटिस, जो कि 3 दिन में खत्म हो रहा है और अगले 40 दिन नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वो परसिस्ट कर रहा है तो फिर वो गेटवे टुवर्ड साइनोसाइटिस। लेकिन साइनस की जो अलामात हैं वो नाक में से रेशा का आना, किसी एक साइड या दोनों साइड से, नाक में स्मेल का कम हो जाना या ख़त्म हो जाना, और सर में दर्द रहना परसिस्टेंटली, और पर्टिकुलरली ऐसी दर्द जो झुकते हुए सजदे में जाते हुए माथे पे ज़्यादा हो जाती है, और जबड़े में दर्द रहना और आंखों के दरमियान रहना, या फिर वर्टेक्स पे यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें साइनोसाइटिस की अलामत, इनिशियल अलामत हो सकती हैं। बाकी इसमें एक लंबी लिस्ट मजीद हम ऐड कर सकते हैं थोड़ी चेंजेस के साथ, वो बहुत टेक्निकल हो जाएगी। अच्छा, नाक के गुदूद की बात हुई, पॉलिप्स की, तो ये इशू भी बड़ा आम है। लोग इसका इलाज करवा कर भी थक जाते हैं, लेकिन फिर ये दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। तो क्या ऐसी रूटीन है जो इस मसले की तरफ हमें लेकर जाती है, या आप इसका कोई इलाज बता दें जो ये बार बार ना पैदा हो? तो ऑपरेशन के बाद ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से फिर ये दोबारा बन जाते हैं? चलो पहली बात ऑपरेशन के बाद वाली गलती की बात कर लेते हैं। अच्छा, ऑपरेशन हम समझते हैं या पेश हम बता नहीं पाते, हमारे एंड पे क्या गलती होती है, हम मरीज़ को ये बता नहीं पाते हैं कि ये ऑपरेट इसलिए नहीं किया जा रहा है कि तुम्हारे नाक में से गदूद सारी उम्र के लिए ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, इसका मकसद सिर्फ और ये होता है कि हम ये गदूद निकालेंगे, एक पैक बना के आपको दे देंगे, आप अपनी मर्जी की लेबॉर्ट्री में ले जाएं, इसकी हिस्टोपैथोलॉजी करवाएं, और अगर इसमें फंगस का शुबा तो फंगल स्टेन्स करवाएं। वहाँ से एक रिपोर्ट जनरेट होगी, उस रिपोर्ट की बेस पे हम आपको आपकी इलाज तजवीज़ करेंगे। पेशेंट ये समझता है कि दैट इज़ द एंड पॉइंट, डॉक्टर के एंड पे दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप,
टुवर्ड डायग्नोसिस। तो आप क्या पूरे पॉलिप्स निकाल देते हैं, उसकी बायोप्सी नहीं हो सकती कि थोड़ा सा निकाल के इस इसे तरह? बायोप्सी कहते हैं ना, हिस्टोपैथोलॉजी। ये मैंने जो भेजा लेबोरेटरी में, बायोप्सी के लिए भेजा। हम्म, अब वहाँ से उसकी रिपोर्ट आएगी बायोप्सी की, उसके बेस पे हम उसे बताएंगे कि एलर्जिक फंगल हैं, ये आपके जो हैं सिंपल पॉलिप्स हैं, ये आपके जो है कोई एक ऐसी फंगस है जो कि अब रहेगी आपके साथ, हम्म, क्रॉनिक इन्वेसिव है, खुदा न खास्ता खतरनाक है, म्यूकोरमाइकोसिस क्या है क्या, हम जा किस तरफ रहे हैं और सही हमने इसका इलाज कैसे करना है, वो उस रिपोर्ट पे डिपेंड करता है। इन्वेस्टिगेशन हाँ, उसके बाद कि आपकी शुरू होनी है जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सही। आपके ये मेडिसिन, पैदा क्यों होते हैं नाक में? पुअर हाइजीन की वजह से, नाक को बार बार ना साफ करने की वजह से। हम्म, ठीक है ना, स्मोकर्स हैं बहुत ज़्यादा हमारे एनवायरमेंट, लोग हमारी जनरली जैसे लाहौर जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर है, इसका एनवायरमेंट नहीं अच्छा, स्मोक का बहुत इशू है। उसके अलावा जो है कुछ एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़ भी होती है, कुछ लोग ऐसे उनके नाक के अंदर की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, जिसकी वजह से साइंसेज ड्रेन नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम उनमें हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मौसम तब्दील होता है तो बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि हवा में ड्राइनेस की वजह से नाक में भी ड्राइनेस फील होती है और ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है और फिर यहाँ से एलर्जी की शुरुआत होती है और फिर नाक बंद होना। ये नहीं है कि कोई रेशा आ रहा है या कुछ ऐसा है, नाक बहती नहीं है लेकिन ड्राइनेस है और ब्लड का इशू आता है नाक से निकलने का और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये कैसा इशू है? खसूसन लाहौर में ये इशू हो रहा है जब स्मोक वगैरह के मामला शुरू हाँ होते जी, हैं। एक अननेचुरल चीज़ नाक में जाएगी, मिट्टी गर्द गुबार की फॉर्म में, तो ये प्रॉब्लम आएगा। इसके अलावा जो फैक्टर्स हैं वो भी मैं बता देता हूँ। एक इंसान अगर बाइक पे चल रहा है और उसने मास्क नहीं पहना हुआ तो ऑब्वियसली उसमें भी ड्राइनेस आएगी। ठीक। फिर एक ऐसा इंसान है जो कि नाक में 15 दफ़ा पानी नहीं डालता, जो हम्म, कि नाक में 15 दफ़ा बाय डिफ़ॉल्ट ज़रूरत है। हमारा जो डॉक्ट्रिन हमें ये कहता है कि 5 दफ़ा वज़ू है, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं हम्म, अगर आप, लेकिन 15 दफ़ा मिनिमम है। अब मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ कि एक नॉर्मल बंदे के लिए 15 दफ़ा नाक में पानी की ज़रूरत है, तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको तो 30 दफ़ा डालना चाहिए। ठीक है। लेकिन ये नहीं कि ठंडा पानी डाल के छींके लगवा लें। जो ऐसा पानी जो कि आप अब ये गर्मी सर्दियाँ हैं तो नीम गर्म, और अगर गर्मियाँ हैं तो टेम्परेचर के मुताबिक, ठीक है। ठीक है ना, 3-4 डिग्री के ज़्यादा फ़र्क ना हो, सही। और क्लीन वाटर डालें, उसको बार-बार डालें। सलाइन ड्राइनेस वाटर भी डॉक्टर्स यूज करने का कहते हैं, बिल्कुल वॉश देते करने हैं, के हम भी लिए। कहते हैं, वो बिल्कुल अच्छी चीज़ है, सही। गुड, और ज़रा स्टे करता है नाक अब में। यहाँ लाहौर में रह रहे के तो हमारी नोज जो है वो वैसे ही सेंसिटिव हो गई है, हाँ जी, चेंजेज़ आ जाती हैं इंसान की अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक। तो ये क्या कोई दायमी मसले की तरफ तो नहीं ले जाएगी हमें? नहीं, इतना नहीं परेशान होना चाहिए, अल्लाह ख़ैर रखने वाला है। आप कोई कई चीज़ें आपके हाथ में, अब ज़्यादातर चीज़ें आपके इंसान के हाथ में नहीं है, तो हमने उस चीज़ को नहीं सोचना है जो कि अभी हुई नहीं है। जो चीज़ हो जाएगी फिर उसकी हम तरफ, एंजाइटी का शिकार हाँ, हो एंग्ज़ायटी जाएंगे। का शिकार होंगे, हम सिर्फ़ उसको फ़ोकस करें, अगर प्रॉब्लम हो गया, या जितनी हम लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। अगर मेरी पॉडकास्ट के ज़रिए आपको ये पता लग जाता है कि नाक में 15 दफ़ा पानी जाना ज़रूरी है, तो इट मीन्स कि आपने इस पॉडकास्ट से मैक्सिमम फ़ायदा उठा लिया। आप 15 दफ़ा पानी डालें, नमाज़ पढ़ें तो बहुत अच्छा है। फ्लू की वैक्सीन के बारे में आप क्या कहते हैं? इसका क्या इम्पैक्ट है? लगवानी चाहिए? किस मौसम में, किस उम्र में लगवानी चाहिए? लगवा लें, इसमें कोई ऐसा मुझे ज़ाती ख़्याल ये है कि हर्ज नहीं है। हम ओके। खुद भी रिकमेंड करते हैं, और किस उम्र में, किस मौसम में बेहतर रहता अच्छा, है? इसके लिए गाइडलाइंस हैं। इसके लिए गाइडलाइंस ये हैं, एक तो वो लोग जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, जिनके कोई ना कोई खुदा न ख़ास्ता मसाइल हैं क़ुव्वत मुदाफ़त के साथ। फिर ऐसे जो केयर टेक कर रहे हैं किसी ऐसे पेशेंट को जिसको प्रॉब्लम्स हैं, बार-बार अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होती हैं, ये केयर टेकर हो सकते हैं, उनके घर के लोग हो सकते हैं, डॉक्टर्स हम रूटीन में लगवाते हैं। फिर बच्चे हैं जिनमें ये प्रॉब्लम आ रहा है बार-बार, इस नाक और इसको ख़राब होने का, तो उसमें अक्टूबर-मार्च का टाइम एक ऐसा होता है जिसमें हम कहते हैं कि आप फ्लू वैक्सीन्स लगवा लें। हाँ, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, नाक से खून आता है ख़ुसूसन गर्मियों के मौसम में, तो ये नक्सीर फूटना जिसको कहते हैं, ये क्या चीज़ होती है, क्यों मोस्ट होता ऑफ है? द टाइम ड्राइनेस की वजह से होता है, लेकिन यंग बच्चे जो टीन एज में होते हैं, 13 से 19 साल तक या थोड़ा सा ऊपर नीचे भी इसे कर लें, तो एक कंडीशन इसमें नेज़ल जुवेनाइल नेज़ल एंजियोफाइब्रोमा कहते हैं, मतलब नाक के अंदर खून की शरेयानों का गुच्छा बन जाता है। अच्छा। उससे फिर मैसिव ब्लीड आता है, अच्छा खासा जो है आप समझ लें खून आता है फुहारों की फॉर्म में। तो ये नुकसानदेह होता है? हाँ, वो तो एक बड़ी एक्सटेंसिव प्रॉब्लम है, लेकिन पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है, मतलब कि बहुत बहुत कम है, ज़्यादा उसका नहीं रेशो होता कम है। है। लेकिन जनरली जो हमारे पास पेशेंट आ रहे होते हैं वो नाक में कोई चीज़ मारने की वजह से, खुश्की की वजह से आ रहे होते हैं, ड्राइनेस की वजह से। बाइक पे जा रहे हैं तो उसे नाक को आके क्लीन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। आप बाइक पे गए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाइक पे ना जाएं, आप मास्क पहन लें। और अच्छा, ये नक्सीर फूटने का अब बहुत कम हो गया है, पहले ये बहुत ज़्यादा होता था। ये कोई फ़र्क भी आया है, एनवायरमेंटल कोई फैक्टर भी इन्वॉल्व इसके है बारे इसमें? में मेरी कोई रिसर्च नहीं है और चलें मुझे इस पे अंदाज़ा नहीं है, इस पे हुआ होगा। कीजिएगा या बताइएगा, क्योंकि मैंने हाँ, ये खुद फ़ील की है ये चीज़, और भी कई लोग ये अगर ऐसा डिस्कस होगा करते तो हैं कि पहले पहल बहुत होता था कि बच्चों में इस तरह नक्सीर फूटती थी, अब बहुत कम हो गई ये अगर हो चीज़ें। गया तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे इस पे कोई अंदाज़ा नहीं है।
अच्छा, आप कुछ गले के हवाले से भी बात जी। कर लेते हैं। हम कुछ ठंडा खा लेते हैं या खट्टा खा लेते हैं तो हमारा गला जो है वो बिला वजह का तो नहीं, किसी वजह से ही खराब होता है, लेकिन वो बंद सा हो जाता है। तो इसकी क्या टेक्निकल रीजन है? क्या जब या हम अल्लाह ताला ने गला बनाया ही बहुत नाजुक है हमारा? नहीं, अल्लाह ताला ने कोई चीज़ नाज़ुक नहीं बनाई। हम उसके साथ जो ट्रीट करते हैं उसको वो हम अच्छा नहीं करते हैं। अच्छा, एक है खट्टा, नेचुरल खट्टा, और एक है खट्टा जिससे टार्टारिक एसिड, टार्टरिया के जो आर्टिफिशियल खट्टा है। आर्टिफिशियल खट्टा तो आप घोड़े को भी खिला देंगे तो उसका भी गला खराब हो जाएगा। इंसान तो उससे बहुत मजबूत है। कहने को घोड़ा मजबूत है, हाँ। आप देखें ना, घोड़ा को भी अपनी खुराक से हट के नहीं कुछ खाएगा। इंसान में कितना ये कुछ खाता है। इंसान में ये चीज़ें, जहर भी खाता है। इंसान और घोड़ा भी खा लेता है, गधा भी घोड़ा खा लेता इंसान एक ऐसी चीज़ है कि आप इसे थोड़ी मिकदार में ज़हर देने लगे ना, है। तो ये ज़हर को भी ज़हर को भी डाइजेस्ट कर ये लेता है। तो साइकोलॉजिकली हमारा एक है इंसान को बहुत सिस्टम मजबूत, अल्लाह ने इसीलिए मैं बनाया। कह रहा हूँ, इंसान सही को हो एक गया। मजबूत चीज़ के तौर पे बनाया गया। तो इन शॉर्ट कि जब खट्टा आप ऐसा खाते हैं कि जो कि अनहाइजीनिक है या कि एसिडिक है या कि जो नहीं खाना चाहिए। अब जैसे लीमू है, जी, अगर उससे भी किसी का नेचुरल है वो। हाँ, नेचुरल है। अगर उसमें भी किसी का गला खराब हो रहा है तो इट मीन्स के उसके साथ वो नीम गर्म पानी पी ले। लेकिन सही। एक बंदा अगर एक ओवर द काउंटर जाके जूस खरीदता है और उसको पीता है, उसके अंदर प्रेजर्वेटिव है, तो उसका ऑब्वियसली गला खराब होगा, क्योंकि दूसरी राय नहीं है। सही। ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग कैसी है, जो आप अगर घर में भी जूस बना तो रहे हैं। आज़ाद अवॉइड करना चाहिए इसको, सॉरी, किसको? जो मैन मेड है या आर्टिफिशियल हाँ है हाँ, खट्टे। आर्टिफिशियल चीज़ों को बिल्कुल हमें अवॉइड करना चाहिए आइडियली। लोजेंजेस के बारे में आपका क्या ख्याल है? इसको खुराक का हिस्सा ही बना लिया लोगों ने। मार्केट में भी अब बहुत सारी हर्बल टैबलेट्स जो है वो मिलने लोजेंजेस लगी। जो है, कभी कभार अगर किसी के गले में खराश है और उसने जाके मेरी तरह कोई पॉडकास्ट करनी है या आपकी तरह कोई अगेन पॉडकास्ट होस्ट करनी है, या किसी की कोई एक स्पीच है, कोई विक्ट्री स्पीच है, या कि प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स की तकरीब में उसने जाना और वो नहीं चाहता खांसी हो, तो लोजेंजेस ले। तो फायदा है इसका, कोई नुकसान भी है? देखें, अगेन मैन मेड है ना, तो आप इसको यूज कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ इट्स यूजेज, लेकिन इसको आप रूटीन नहीं बना सकते। उसकी वजह ढूंढें। अगर आपको कफ हो रही है, ड्राइनेस हो रही है, तो लोजेंजेस ने भी एक हद तक आपके गले को जो है वो ठीक उसको रखना है या फ्लूइड देना है। मतलब वो बेसिकली करती क्या है, वो सलाइवा की प्रोडक्शन इंक्रीज कर देती है, आपके गले को खुश्क नहीं होने देती है। वो आप पानी पीने से कर सकते हैं द सेम टाइम। जैसे मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, सही। गले को क्लियर रख रहा हूँ। ठीक है, मैंने तो पानी भी नहीं पिया, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन- मुझे प्रैक्टिस ही इतनी हो गई है। लेकिन आने वाले वक्त में जरूरत पड़ेगी आपको इसकी। अच्छा, फिर इससे मसले हो सारी जाते हैं। हाँ ना, आवाज़ बैठ जाती है लोगों की। हमारे पास बेनतहा पेशेंट्स आते हैं जो कि टीचर्स हैं, जो कि प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर्स हैं। तो आवाज बैठना ये भी एक मसला है हाँ, ये तो या ये प्रॉपर बस मसला है। हाँ, ये सीरियसली प्रॉपर मसला है। अगर क्या परसिस्टेंट बैठ आवाज गई, बैठ गई थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगी, ऐसे नहीं होता? हाँ, कुछ देर ऐसे ही चलता है, फिर उसके बाद परमानेंट बैठ जाती है। अगर ये अमल 6-8 हफ्ते चलता रहे तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता दुरानिया लंबा होता जाता है। अगर एक यानी दिन इसको सीरियस लेना चाहिए। यूजुअली ऐसा होता है कि जो प्रोफेशनल होते हैं वो ये कहते हैं कि शाम के टाइम आवाज़ बैठ रही है, फिर वो शाम से दौरानिया आता आता असर तक आता है, फिर दोपहर तक आ जाता है, फिर पूरा दिन ही आवाज़ बैठी वो रहती जैसे हमने कान की बात की है, जितना शोर वो सुनेगा उतनी फिर उसकी है। नर्व की सेम टाइम उम्र बढ़ेगी और ऐसे ही फिर हमारे गले के लिए भी यही बात है। सही हो गया। टॉन्सिल्स एक बड़ा कॉमन मसला है, ये क्यों बनते हैं? टॉन्सिल्स गले में मौजूद होते हैं, हर गले में होते हैं। हमारी जिस्म की जरूरत बिल्कुल ज़रूरत है। लिम्फॉइड ऑर्गन है, अल्लाह ने इसको पैदा किया है, लेकिन अगर इनका बढ़ जाना प्रॉब्लम नहीं, इनका बढ़ जाना भी प्रॉब्लम है। बढ़ जाने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी को कोई भी ग्लैंड इंसानी जिस्म में ना वो बड़ा हो जाता है जब उसकी ज़रूरत है। थायराइड है, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। आप मसल्स को यूज़ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। टॉन्सिल्स की अगर ज़रूरत आपके गले में उनके फंक्शन की बढ़ती है तो वो हल्के से बड़े हो जाते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब ये खुद इन्फेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, इनके अंदर पस पड़नी शुरू हो जाती है, तो या फिर कि ऑपरेशन की फिर जरूरत निकालते हैं। और उससे पहले बहुत सा टाइम ऐसा होता है कि जिसमें इस सारी चीज़ को अवॉइड किया जा सकता था, इससे ये रोका जा फायदा सकता। क्या देते हैं? ये इसे पुलिसमैन ऑफ द थ्रोट कहते हैं। अच्छा, हाँ, ये लिम्फॉइड ऑर्गन है, मींस के पुलिस फायदा देती है। हाँ, देती है बिल्कुल। आप इमेजिन करें कि अगर पुलिस ना हो, हम सिर्फ नेगेटिव चीज़ को समटाइम हाईलाइट करते हैं। पुलिस में बहुत से मसाइल होंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं है, नहीं, हम दिल्ली लेकिन की पुलिस की बात लेकिन वो बड़े मस्बत काम भी कर रही है आपकी सोसाइटी में। बिल्कुल ऐसे है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया हुआ है उसने। तो ये कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं हमारे गले में बेसिकली एंटीबॉडीज पैदा करते हैं। ये जो है कोई भी लिम्फोइड ऑर्गन है, जैसे अपेंडिक्स भी है, उसे भी हम पुलिसमैन ही कहते हैं। अच्छा, मतलब एज अ मिसनोमर। वैसे हम अपेंडिक्स को तुमने बदनाम किए तो कोई काम ही नहीं करती किसको इसकी तरह। किन्होंने किया है? जो लोग खुद कहते नहीं किया। हैं। अच्छा देखें, हमेशा वो चीज़ बदनाम होगी। अभी आपको बताऊं, आपने डिपार्टमेंट का नाम सुना है फिशरीज का? जी जी। उस पे आपने कभी कोई सुना हो कि या कि आपके
एक डिपार्टमेंट है जो कि अंदरून लाहौर की ताज़ीनो आराइश का काम करता है, वॉल्ड सिटी अथॉरिटी। अच्छा, इतने गरीब मुल्क में वार्ड सिटी अथॉरिटी हमारे पास है जिसका बजट भी होगा, मुझे नहीं पता कितना। कभी आपने सुना है कि उनके ऑफिसर्स ने काम नहीं किया? मेरा सवाल है आपसे। नहीं, सुना जनरली तो नहीं है, अच्छा, मैंने लेकिन हम पूछ लिया किया करते हो, हैं, मैंने हम तो पूछ लिया अच्छा करते हैं नहीं, कभी आप हमारे कभी हम उनके दफ्तर में पॉडकास्ट पे जाए, बुलाएं यू विल तो। एंजॉय। कामरान लशारी साहब जब थे तो मैंने उनसे वो पूछा काम था। कर रहे हैं, लेकिन जनरली अगर आप उनके दफ्तर में जाएं जो कि जू के मेरे ख्याल सामने है, तो मुझे मल्टीपल जाने का इत्तेफाक हुआ क्योंकि मेरी एक जगह पे पोस्टिंग थी, वहाँ पे मुझे गाड़ी पार्क करनी पड़ती थी, तो अस्पताल में जगह नहीं थी तो अच्छा। हमें इनकी स्पेस में करनी पड़ती थी, जिसके लिए हम हर 3-4 माह बाद इनसे रिक्वेस्ट करने जाते थे कि आप हमें स्पेस दे दें क्योंकि हमारे अस्पताल में जगह नहीं है। ओके। तो आप और ये नहीं हमें कभी कर देते थे, कभी नहीं अकोमोडेट करते थे। अच्छा। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम हम जाते थे, हमें दफातर में मिलते ही नहीं थे। आप जाएं, इतनी प्यारी बिल्डिंग है और दफ्तर खाली है। मतलब ये बड़ी एक अजीब सी चीज़ है। अब मैं इस पे कमेंट कर रहा हूँ, इस पे मेरी प्रॉब्लम भी हो सकती है लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसके बारे में कोई नहीं। पुलिस काम कर रही है ना तो पकड़ी जाती है, डॉक्टर भी काम कर रहा है, पकड़ा जाता है। जो काम नहीं कर रहा वो पकड़ा नहीं अच्छा नहीं, जाता। देखना जो आपको, और मैं महकमे बता देता हूँ, आप कभी पंजाब गवर्नमेंट की साइट खोले, उसके अंदर 40 डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन जब आप पेज खोलेंगे ना अपनी गवर्नमेंट का, तो उसमें आपको पोस्ट सिर्फ हेल्थ की नजर आएंगी। अब तो एजुकेशन की भी आना बंद होगी क्योंकि आपकी सारी मशीनरी देख ही हेल्थ को रही है। ये चीज आप इसे कट कर दें या चला दें, इट्स अप टू यू, लेकिन नहीं, आप डॉक्टर हैं, आपने अपने लेकिन हवाले ये से ये हकीकत बात बात की है, ये हकीकत बात है। और मैं बड़े डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, मैं अभी माइन एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट है एक आपका, आपने कभी सुना कि उसमें कोई बेज़ाब्तियां हुई या कि उसके ऑफिसर्स को जो है वो ट्रांसफर पोस्ट कर दिया गया, या कि वो जो है वाकई नहीं होती हैं? मतलब वो फिर वाकई या फिर उन्हें हमें मानना चाहिए कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये इस सेंस में भी हमें कहीं कोई डाटा नहीं मिलता कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। चलें, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक हो गया, हम वापस गले पर लेकिन आते गले पे हैं। आ जाते हैं हम। हाँ, तो बात गले ये है की कि जो पुलिस पे काम हम करेगा ना, बात कर रहे थे। उसके ऊपर एतराज़ात भी होंगे और उसके ऊपर नहीं, आप सवाल भी गले का होंगे। बिल्कुल दुरुस्त इस्तेमाल कर रहे हैं, सही आवाज निकालना भी इसमें से जो है ना वो बड़ा जरूरी है। अच्छा, खराटे आना सोते हुए, स्नोरिंग जो है, क्या ये बीमारी है या ये आम सी चीज है, कॉमन है? बहुत कॉमन होगी, अब तो पहले नहीं थी। जंक फूड के आने के बाद ये कॉमन हुई है क्योंकि है बीमारी है ये? बहुत बड़ी बीमारी है और नाक कान गला की आदि बीमारियों की वजह भी है। अच्छा। और नाक कान गला के अपने डॉक्टर्स को बात का नहीं पता लगता कि वो एक्चुअली इसको डील कर रहे हैं। वो यही समझते रहते हैं कि वो नाक की बीमारी को ट्रीट कर रहे हैं या कि गले की बीमारी को ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन उनका इस तरह फोकस ही नहीं जाता है कि ये जो मरीज मेरे पास बैठा है 180 किलो का, ये रात को सोता है तो बेचारे का नाक बंद हो जाता है और मुंह खोल के ये सोता है और इसका सारा का सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। इवन ईयर की डिजीज इससे आती हैं, दिल की बीमारियां इससे आती हैं क्योंकि ओबेसिटी इसकी सबसे बड़ी वजह है। जो आपका मोटा हो जाना, मोटापा, इसकी सबसे बड़ी वजह। स्लीप एपनिया, इसकी वजह भी ओबेसिटी स्लीप बताई जाती एपनिया है। ही स्नोरिंग है। जब हम स्नोरिंग कहते हैं, एक आम आदमी के लिए वर्ड यूज करते हैं खराटे आना। जब हम इसको टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं तो वी कॉल इट ओएसए, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। एक ऐसी चीज कि मरीज सोता है तो उसका हलक और सांस का रास्ता बंद हो जाता है। इसका कोई हल है, कोई वजन इलाज? कम करना। दूसरा ये है कि इसकी वजह का तयन करना। उसके लिए टेस्ट वगैरह हम करवाते हैं, देखते हैं नाक में प्रॉब्लम है, हलक में कौन से प्रॉब्लम। टेस्ट करवाने पड़ते हैं? नाक से लैरिंग्स तक, जहाँ पे लैरिंग्स इज अ प्लेस जहाँ से आवाज पैदा होती है, लैरिंग्स से नीचे सांस वाला स्ट्रक्चर आगे रह जाता है और खुराक वाला स्ट्रक्चर पीछे रह जाता है। ठीक है, उसको एपिग्लोटिस होता है आई गेस। हाँ जी, एपिग्लोटिस उसे डिवाइड कर देता है। ठीक है। और एपिग्लोटिस पार्ट ऑफ द लैरिंग्स। अच्छा, लैरिंग्स से ऊपर और नाक और हलक के दरमियान किसी भी वजह से हवा के बहाव में कमी आ जाती है। जब इंसान सोता है या लेटता है तो उसकी जुबान पीछे जाती है जी। हाँ, प्रेशर बिल्ड होता है। चौक कर जाती है, वजन ज्यादा है। अगर एक स्लिम बंदा है तो उसको खराटे नहीं आएंगे। अगर स्लिम बंदे को खराटे आ रहे हैं तो इट मीन्स के कोई और एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी है। वो हम सीटी स्कैन कराते हैं नोज का या कैमरा डाल के देखते हैं नाक और हलक के दरमियान के रीजन को, हमें पता लग जाता है। इसमें हम गाइड कर सकते हैं कि क्या एहतियात करनी है। तो आवाज़ का कम इस्तेमाल है, हेडफोन का कम इस्तेमाल है और स्लीप अच्छी होनी चाहिए, नींद और 9 पॉइंटर स्लीप होनी चाहिए। उसे आप पढ़ें कि क्या होती है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा चाहिए। फिर उससे हट के अगर हम बात करते हैं तो कान में कोई चीज़ ना मारें, नाक में बेजा उंगली ना करें, ऊंचा मैं बोलने का मैं पहले आपको बता चुका हूँ। सही हो गया। तो यही चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप कान गला के डॉक्टर से बच सकते हैं। और वज़ू करें, 5 दफ़ा वज़ू करें जिसमें नाक में पानी जाएगा और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। और कान का मसा होगा
जिसकी वजह से आपके कान प्रोटेक्टेड रहे। सही हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें दे दी, हमारे व्यूअर्स को भी, तो काफ़ी हद तक बचत हो जाएगी जिस तरह की अवेयरनेस आपने दे दी है आप तक आने के लिए लोगों को। ठीक है, चलें, आपको भी बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, आपका भी शोबा है, आपका भी काम है। लेकिन व्यूअर्स अगेन बात यही है कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं हम इलाज के लिए, अपने मसाइल लेकर जाते हैं, बीमारियाँ लेकर जाते हैं, लेकिन बात आ जाके ख़त्म होती है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर। अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे, खुद को हेल्दी रखेंगे, वक्त पर एक्सरसाइज करेंगे, मोटापे से बचेंगे, तो आप काफ़ी हद तक बीमारियों से भी अपनी बचत करा लेंगे, डॉक्टर के पास भी आपको जाना नहीं पड़ेगा। तो आज के पॉडकास्ट में हमने ENT का अच्छा खासा पोस्टमार्टम किया है, तो यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। ये था आज का पॉडकास्ट। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।